अध्याय 1301। टोंग ट्रियन बाक सहमत हो गए और जब क्वान किन्हा चले गए तो वह भी अस्पताल के कमरे में लौट आए। हालांकि यह एक अस्पताल का कमरा है, यह स्थान बहुत विशाल है जिसके अंदर कई कमरे हैं। बाहर सोफे, टीवी और कॉफी टेबल हैं। आप यहाँ मरीजों से मिलने आने वाले लोगों का स्वागत कर सकते हैं। दाहिनी ओर एक दरवाजा है। अंदर भी एक बहुत विशाल कमरा है जिसमें फर्श से छत तक खिड़कियां हैं और विस्तृत दृश्य है। पर्दे आधे खुले हुए थे। लैम टू ला बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके लंबे बाल चांद की रोशनी में लहरा रहे थे। उसका चेहरा रेशम की एक पतली परत से ढका हुआ लग रहा था जो उसकी सौम्यता और स्त्रीत्व को उजागर कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी पलकें लंबी और मुड़ी हुई थी। वह अभी तक सोई नहीं थी। जब उसे कुछ शोर सुनाई दिया तो उसने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। 8221। वह घबरा गई और उठना चाहती थी। टोंग ट्रियन बाक उसे उठने में मदद करने के लिए तेजी से चला। लैम टू लैप बैठने के लिए उसके हाथ पर झुकी। उसने पूछा, क्या ट्राम वापस आ गई है? टोंग ट्रियन बाक ने उसके पीछे एक तकिया रखा और कहा, वह वापस आ गया है। तुम थोड़ी देर और क्यों नहीं सोती? लैम टू लैप थोड़ा चकित था। बाद में एक और परीक्षा है इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे थोड़ी प्यास लगी है। टोंग ट्रियन बाक ने उस पर एक कप गर्म पानी डाला। उसने उसे लिया और लगभग आधा पी लिया। फिर कप को रात्रिस्तंभ पर छोड़ दिया। उसने पूछा, क्या समय हुआ है? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया किसी ने दरवाजा खटखटाया। यह एक नर्स थी जिसने उन्हें याद दिलाया कि वे चेकअप के लिए जाने वाले थे। टोंग ट्रियन बाक उसे बिस्तर से उठाकर परीक्षा कक्ष में ले गए। अन्य अस्पताल आमतौर पर दिन के दौरान निरीक्षण करते हैं, लेकिन दिन के दौरान वहां बहुत से लोग होते हैं, इसलिए लैम टू ला का दैनिक निरीक्षण शाम को निर्धारित किया जाता है। वह भी काफी साफ सुथरा है। मुख्य रूप से गर्भाशय में होने वाले बदलावों की जांच के लिए 4 आयामी अल्ट्रासाउंड के माध्यम से गर्भाशय को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। साथ ही बच्चे के आकार को भी देखा जा सकता है। हर बार जब वह जांच करती थी, लैम टू ला बच्चे को देखना चाहती थी, लेकिन टोंग ट्रियन बाक उसे इसे देखने नहीं देती थी। बच्चे की अल्ट्रासाउंड छवि बहुत खराब थी, यहाँ तक कि टोंग ट्रियन बाक ने भी इसकी आलोचना की थी। इसलिए वह इसे लैम टू लैप को नहीं दिखाना चाहते थे। उन्हें डर था कि इससे उनके मूड पर असर पड़ेगा। उसे बहुत उलझन महसूस हुई। वह और लैम टू ला दोनों बहुत सुंदर थे। बच्चा इतना बदसूरत कैसे हो सकता है? जब भी डॉक्टर ने उसकी जांच की, उसने भौहें सिकोड़ लीं और अपना सिर हिला दिया। लैम टू लैप को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों है, इसलिए वह उसे घूरता रहा। डॉक्टर ने कहा, देखो, गर्भाशय केवल 0.4 मिमी पतला है। इससे खतरनाक स्थितियां उत्पन्न होना बहुत आसान हो जाता है। टोंग ट्रियन बाक बहुत घबराई हुई थी। वह लैम टू ला के शरीर को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए अभी से ही बच्चे को जन्म देना चाहती थी, लेकिन उसने 8वें महीने तक इंतजार करने पर जोर दिया। उसने कहा कि इस तरह से बच्चा मजबूत होगा, अन्यथा आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। 8वें महीने में जन्म होना सामान्य से 1 महीने पहले ही हो जाता है। अगर कुछ होता है तो नर्स को बुलाना याद रखें। अस्पताल में 24 घंटे डॉक्टर ड्यूटी पर रहते हैं, इसलिए अगर कुछ भी होता है तो वे उसे तुरंत सिजेरियन सेक्शन के लिए तैयार कर देंगे। टोंग ट्रियन बाक लैम टू ला को वापस अस्पताल के कमरे में ले गए। लैम टू ला ने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी और पूछा, हर बार जब मैं परीक्षण करता हूँ तो तुम्हारा रवैया इतना अजीब क्यों होता है? टोंग ट्रियन बाक ने पूछा, क्या यह ठीक है? लैम टू ला ने सिर हिलाया और पुष्टि की। हाँ, टोंग ट्रियन बाक ने कहा, मुझे बस आपकी चिंता है। लैम टू लैप को इस पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह चाहता है कि वह सुरक्षित महसूस करे।
वह हमेशा सहज रहे। भले ही वह चिंतित हो, लेकिन वह इसे उसके सामने प्रदर्शित नहीं करता है। उनका यह अजीब रवैया तब सामने आना शुरू हुआ जब उन्होंने डॉक्टर को उनकी जांच करते देखा। वह यह भी नहीं जानती थी कि वह क्या देख रहा है। उसने सोचा कि अगर उसे मौका मिला तो वह डॉक्टर से पूछेगी। इस अस्पताल के कमरे का बिस्तर अन्य अस्पताल के बिस्तरों की तुलना में बहुत बड़ा है, इसलिए रात में टोंग ट्रियन बाक उसे गले लगाकर सोता है। अगर कुछ भी होता है तो वह समय पर इसका पता लगा लेगा। सुबह में श्रीमती ट्रांग खान गुएट चावल देने आईं। अस्पताल का चावल पर्याप्त पौष्टिक नहीं था, इसलिए लैम्प टू लैप के लिए दिन में 3 बार का भोजन उनके द्वारा लाया गया। सुबह जब लैम्प टू लैप नाश्ता कर रहा था, टोंग ट्रियन बाक को क्वान किन्ह का फोन आया और वह इसका जवाब देने के लिए बाहर चला गया। मैं उसे मना नहीं सका, क्वान किन्ह ने केवल कुछ सरल शब्द कहे। कल रात जब क्वान किन्ह वापस लौटा तो उसने देखा कि को ह्यू गुयेन अपनी शर्ट पहने हुए है, हाथ में सिगरेट लेकर खिड़की के पास बैठा है। क्वान किन्ह को नहीं पता था कि को ह्यू गुयेन धूम्रपान करना जानती है। वह उसके पास आया, उसके हाथ में सिगरेट ली और पूछा, तुम सो क्यों नहीं जाती? अध्याय 1302। ह्यू गुयेन ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया और संदिग्ध महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। पहले तो वह इतना दृढ़ निश्चयी था कि चाहे वह उसे कितना भी धमकाए या बहकाए, उसने मदद करने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में वह बहुत आसानी से सहमत हो गया। ह्यू गुयेन के दिल में क्वान किन्ह के बारे में कई संदेह थे, लेकिन उसने फिर भी उस पर भरोसा करना चुना। भले ही उन दोनों के अंतरंग होने के ठीक बाद वह बाहर चला गया, शायद खबर फैलाने के लिए, लेकिन उसने फिर भी उस पर फिर से भरोसा करना चुना। को ह्यू गुयेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बारे में बहुत सी बातें हैं जो आप नहीं जानते। क्वान किन्ह खिड़की के पास बैठ गया और सीधे को ह्यू गुयेन का पूरा नाम बताया। को ह्यू गुयेन, आप सब कुछ जानते हैं, है ना? को ह्यू गुयेन के लिए इस पर विश्वास करना कठिन था। क्या वह जानता था कि वह क्या सोच रहा था? को ह्यू गुयेन को मन ही मन थोड़ी खुशी महसूस हुई, शायद वह भी मुझे पसंद करता था। जाहिर है, आप जानते हैं कि उन्होंने अपराध किया है और उन्हें सजा मिलना स्वाभाविक है। तुम जाने क्यों नहीं देते? को ह्यू गुयेन निराश थे लेकिन फिर भी बाहर से मुस्कुराए। क्या सजा को स्वाभाविक बनाता है? वे मेरे रिश्तेदार हैं। अगर मुझे अपने रिश्तेदारों की भी परवाह नहीं है, तो क्या मैं अभी भी इंसान हूँ? क्वान किन्ह को एहसास हुआ कि चाहे वे कितने भी दुष्ट या मृत्यु के योग्य हों, फिर भी वे उसके रिश्तेदार थे। यह खून का रिश्ता है जिसे बदला नहीं जा सकता और अलग नहीं किया जा सकता। को ह्यू गुयेन ने खिड़की से बाहर देखा और शांति से कहा, आप मुझे सलाह देने आए थे, है ना? को ह्यू गुयेन के पास एक रहस्य है जो उसने कभी किसी को नहीं बताया है और कोई नहीं जानता है। 2 साल पहले वह क्वान किन्ह को जानती थी। वह वैन वियत ग्रुप के साथ एक सहयोग परियोजना की प्रभारी थी और क्वान किन्ह ने ही उस परियोजना पर बातचीत की थी। वह क्वान किन्ह की प्रतिभा पर संदेह नहीं कर सकती क्योंकि अगर उसके पास क्षमता नहीं होती तो टोंग ट्रियन बाक उसका इतना उपयोग नहीं करता। बातचीत के दौरान वह क्वान किन्ह के प्रति आकर्षित हुई और उसके मन में उसके लिए भावनाएं थी। सहयोग विधि तक नहीं पहुंचा जा सका, इसलिए दोनों पक्षों के बीच सहयोग रद्द कर दिया गया और उसके बाद उसने क्वान किन्ह को दोबारा नहीं देखा। हालांकि इस बार उसने क्वान किन्ह को नियंत्रित करने के लिए चुना, इस इरादे से कि वह उसे उसकी मदद करने दे। वह उसके लिए यह सब करने के लिए पूरी तरह से एक और महिला ढूंढ सकती थी, लेकिन उसने यह सब खुद किया क्योंकि उसे क्वान किन्ह पसंद है। अब भले ही वह जानती थी कि वह उसे बेच सकता है, फिर भी उसने उस पर भरोसा करना चुना। उसने अपने पैर फैलाए और क्वान किन्ह की गोद में बैठ गई।
फिर अपने हाथ से उसकी गर्दन पकड़ी। वह मुस्कुराई और बोली, क्वान किन्ह, मैं अभी भी यह चाहती हूँ। क्वान किन्ह ने भौहें चढ़ाईं। मिस क्वान किन्ह के बोलने से पहले कोह्यू गुयेन ने उसके होठों को चूम लिया, जिससे वह जो वाक्य कहने वाला था उसे रोक दिया। कोह्यू गुयेन स्थिति को बदलने के लिए अपने शरीर का उपयोग करना चाहती थी। भले ही वह समाचार रिपोर्ट करने गया था, फिर भी उसे उम्मीद थी कि निर्णायक क्षण में वह उसके साथ खड़ा हो सकता है और बस एक बार उसकी मदद कर सकता है। बातचीत खत्म होने के बाद कोह्यू गुयेन अभी भी क्वान किन्ह की बाहों पर झुकी हुई थी। उसने अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेट ली ताकि वह उसे गले लगा सके। चूंकि हम बहुत अंतरंग हैं, कृपया मुझे सोने के लिए गले लगाओ, क्वान किन्ह ने कहा। जब मैं सोता हूँ तो मुझे दूसरे लोगों को गले लगाने की आदत नहीं है। यदि आप थोड़ा और गले लगाएंगे तो आपको इसकी आदत हो जाएगी। ह्यू गुयेन ने क्वान किन्ह का हाथ गले लगाया और जाने नहीं दिया। कोह्यू गुयेन, तुम हार मान लो। क्वान किन्ह अभी भी कोह्यू गुयेन को हार मानने की सलाह देना चाहती है। वह अभी भी युवा और सुंदर है। वह पूरी तरह से अपना जीवन जी सकती है। बदला लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब दोनों पक्ष एक दूसरे से बदला लेंगे तो सब कुछ कब खत्म होगा। मैंने अपना मन बना लिया है। तुम्हें मुझे सलाह देने की जरूरत नहीं है। मुझे नींद आ रही है। चलो सो जाओ। कोह्यू गुयेन क्वान किन्ह की बाहों में समा गई। सुबह जब क्वान किन्ह उठा तो कोह्यू गुयेन अभी भी नहीं उठा था। उन्होंने टोंग ट्रियन बाक को बुलाया, यह घोषणा करते हुए कि वह कोह्यू गुयेन को जाने देने के लिए मना नहीं सका, इसलिए उसे टोंग ट्रियन बाक की योजना का पालन करना पड़ा। 8221 बोलने के बाद क्वान किन्ह ने तुरंत फोन बंद कर दिया। वह कमरे में लौट आया और देखा कि वह अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। उसने उसे नहीं जगाया लेकिन धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने के बाद कोह्यू गुयेन ने अपनी आंखें खोलीं। जब क्वान किन्ह उठी तो वह भी जाग रही थी। अध्याय 1303। वह यह भी जानती है कि क्वान किन्ह ने किसे बुलाया था और उसे आगे क्या सामना करना पड़ेगा। उसने अपनी आंखें झपकाईं, छत की ओर देखा और जोर से हंसी। सचमुच, मनुष्य ठंडे खून वाले जानवर हैं। चाहे आप उसके कितने भी करीब क्यों न हों, आप उसका दिल नहीं हिला सकते। वह कितनी दयनीय है, कितना दुहक। कुछ मिनटों के बाद उसने अपनी भावनाओं को समायोजित किया, कंबल को दूर धकेल दिया, बिस्तर से बाहर निकली, क्वान किन्ह की शर्ट पहनी, दरवाजा खोला और बाहर चली गई। लिविंग रूम में कोई नहीं था, केवल रसोई से आवाज आ रही थी। वह वहां गई और उसने रसोई में एक आकृति को व्यस्त देखा। उसने एक एप्रन पहना था, उसकी कमर छोटी थी और पैर लंबे थे और वह बहुत पतला दिखता था, लेकिन कल रात लंबे समय के बाद उसने देखा कि वह बिल्कुल भी ताकत के बिना किसी व्यक्ति जैसा नहीं लग रहा था। कल रात उसके साथ हुए दृश्य के बारे में सोचते हुए उसका चेहरा अचानक लाल हो गया। वह दरवाजे के सामने झुक गई और चुपचाप इस गर्म दृश्य का आनंद ले रही थी। क्वान किन्ह ने उसे खोजा। उसने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। क्या तुम जाग रहे हो? कोह्यू गुयेन अंदर गई, उसे पीछे से गले लगाया, मुस्कुराया और कहा, क्या तुम्हें खाना बनाना भी आता है? मैं इसे बिल्कुल नहीं देख सकता। क्वान किन्ह ने उसे चिढ़ाने के लिए अपने शब्दों का इस्तेमाल किया। बहुत सी चीजें हैं जो मैं जानता हूँ, लेकिन आप कुछ भी नहीं जानते हैं, तो मुझे बताओ। ह्यू गुयेन ने उसे कसकर गले लगाया, लेकिन उसके हाथ आज्ञाकारी रूप से उसकी पैंट में नहीं घुसे। क्वान किन्ह ने भौहें चढ़ाईं और जोर देकर कहा, मैं खाना बना रहा हूँ। कोह्यू गुयेन का हाथ अंदर टटोला, उसके होंठ उसकी पीठ पर चिपक गए, धीरे धीरे पूछ रही थी। उसकी आवाज धीमी थी, मैं तुम्हें और अधिक खाना चाहती हूँ। क्वान किन्ह 8230
उसने प्लेट में तले हुए अंडे डाले, उससे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ी और चेतावनी दी, मेरे लिए थोड़ा और आज्ञाकारी बनो। कोह्यू गुयेन मुस्कुराई, तो क्या हुआ अगर मैं आज्ञाकारी नहीं हूँ? क्वान किन्ह ने स्टोव चालू किया और उसकी ठुड्डी पकड़ ली और अपनी आंखें टेढ़ी कर ली। तुम कितनी भूखी हो? वह अभी भी फूल की तरह मुस्कुरा रही थी। लोग कहते हैं कि नवविवाहित जोड़े पूरी रात बिना सोए रह सकते हैं। भले ही हम पति पत्नी नहीं हैं, फिर भी जब हम उस आग के पास होते हैं जो लंबे समय से भूसे के पास होती है, तो हम चुगली करते हैं। कल रात भी मैं बहुत उत्साहित नहीं था। उसने केवल एक सफेद शर्ट पहनी हुई थी, नीचे कुछ भी नहीं पहना था। उसने अपना पैर क्वान किन्ह की जांघ पर रगड़ा। मुझे मत कहो कि तुम यह नहीं कर सकते। क्वान किन्ह के हाथ धीरे धीरे छूट गए, धीरे से उसके कॉलर पर गिरे। एक सेकंड बाद उसने एक मजबूत खिंचाव का इस्तेमाल किया और कोह्यू गुयेन का पूरा शरीर तुरंत उसके शरीर से चिपक गया। उसने ऊपर से नीचे तक देखा। जानिए पुरुष किस बारे में सबसे अधिक वर्जित होते हैं? कोह्यू गुयेन ने मुस्कुराते हुए पूछा, आप किस बारे में वर्जित हैं? क्या आप मुझे नहीं बता सकते कि आप नहीं कर सकते? तो कृपया इसे मुझे साबित करें। मैं वास्तव में इसे चाहता हूँ। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, क्वान किन्ह ने उसे रसोई की मेज पर उठा लिया। उसकी कमर रसोई के किनारे से चिपक गई थी। उसे इतना दर्द हो रहा था कि उसने भौहें सिकोड़ ली। उसने उसकी गर्दन को गले लगाया। उसका शरीर सहयोग कर रहा था। क्वान किन्ह, हम गर्भनिरोधक का उपयोग नहीं करते हैं। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं गर्भवती हो जाऊंगी? क्वान किन्ह थोड़ा स्तब्ध रह गया। एक सेकंड बाद उसने उसकी गर्दन के पीछे से उसे खींच लिया, जिससे वह उसकी ओर देखने लगी। कोह्यू गुयेन, मुझे पता है कि तुम गर्भवती नहीं हो। क्या मुझे धोखा देना मजेदार है? वह हंसी। तुम्हें भी इस पर विश्वास नहीं है? शैतान भी आपकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। क्वान किन्ह की आंखें लाल हो गईं और वह उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगा। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना काम खत्म किया और खेल खत्म होने तक रसोई में ही बैठे रहे। उसने क्वान किन्ह को गले लगाया और पूछा, क्या तुम्हें कभी याद आएगा कि रसोई में एक औरत थी जो तुम्हारे साथ इतनी पागल थी? क्वान किन्ह ने उपहास किया, मैं नहीं भूलूंगा। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि एक महिला थी जिसने मेरे साथ योजना बनाई थी, और इसके अलावा वह बेशर्म और बेकार थी। कोह्यू गुयेन हंसे, क्या आपने मुझ पर यही प्रभाव छोड़ा है? अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? क्वान किन्ह ने वापस पूछा। कोह्यू गुयेन ने ध्यान से सोचा, यह सच प्रतीत होता है। वे दोनों नहाने चले गए। क्वान किन्ह ने साफ कपड़े पहन लिए। कोह्यू गुयेन ने अभी भी कल रात के कपड़े पहने हुए थे, जिनमें कई झुर्रियां थीं। क्वान किन्ह ने नाश्ता बनाना समाप्त करने के बाद उसे खाने के लिए बुलाया। उसने अंडे का सैंडविच बनाया, फिर बैठ गया और उससे पूछा, क्या तुम्हें जूस चाहिए या दूध? कोह्यू गुयेन ने एक सैंडविच लिया और एक टुकड़ा खाया। मैं दूध पीना चाहता हूँ। अध्याय 1304। क्वान किन्ह की हरकतें रुक गईं। उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। ह्यू गुयेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसने क्वान किन्ह की अभिव्यक्ति को देखा और कुछ अनुचित के बारे में सोच रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत अच्छे हैं। मैं पहले से ही बहुत संतुष्ट हूँ और मैं अभी भी आपको अच्छी तरह से याद करती हूँ। एक बार तुम्हारे पास था। क्वान किन्ह को लगा कि उसने जो कहा वह बहुत अजीब था, लेकिन उसने और कुछ नहीं सोचा। अस्पताल में 8230 सुबह जब डॉक्टर कमरे की जांच करने आए तो टोंग ट्रियन बाक कमरे में नहीं थे। उन्होंने डॉक्टर से पूछा, क्या आप अस्वस्थ हैं? डॉक्टर ने पूछा, आप ऐसा क्यों पूछते हैं? जब भी वह जांच करने आता है मेरे पति का चेहरा बहुत भद्दा होता है। डॉक्टर मुस्कुराए। बात तो उन्हें पहले ही समझ आ गई थी। पहली जांच के बाद
टोंग ट्रियन बाक उसे अकेला पाकर आए और पूछा कि क्या जांच के दौरान प्रदर्शित छवि भ्रूण की थी। डॉक्टर ने हाँ कहा। तब टोंग ट्रियन बाक ने बहुत अजीब भाव से उसकी ओर देखा और पूछा, तुम इतने बदसूरत क्यों दिखते हो? वैसे भी आप और लैम टू ला बुरे नहीं हैं। प्रक्षेपण में भ्रूण की नाक चपटी और बड़ा मुंह है, जो वास्तव में बदसूरत है। हालांकि कई बच्चे शुरू में बदसूरत होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, वे और अधिक सुंदर हो जाते हैं। इसके विपरीत ऐसे बच्चे भी होते हैं जो जन्म के समय बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं, वे उतने ही बदसूरत होते जाते हैं। डॉक्टर ने पूछा, क्या तुम्हें अब भी उस भ्रूण का स्वरूप याद है? वह आकृति आज भी उनके दिमाग में अंकित है, वह इसे कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा, वे बहुत छोटे हैं, उनकी त्वचा झुर्रीदार है, शायद 5वें या 6ठे महीने तक यह थोड़ा बेहतर हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा। जब राष्ट्रपति टोंग ने अल्ट्रासाउंड में भ्रूण का स्वरूप देखा तो वह सचमुच उदास हो गए। लैम टू लैप मुस्कुराया, तो बस वह अब भी सोचता है कि भ्रूण सुंदर होगा। अगर आपके पेट में दर्द है तो आपको तुरंत डॉक्टर को बुलाना चाहिए, डॉक्टर ने बताया कि। लैम टू ला ने सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है। डॉक्टर के पास जाने से पहले उन्हें डर था कि लैम टू लैप को भी बदसूरत बच्चों से नफरत है। कुछ समय पहले इंटरनेट पर एक वीडियो आया था जिसमें एक गर्भवती महिला रो रही थी क्योंकि उसने 4 आयामी अल्ट्रासाउंड के माध्यम से अपने बच्चे की छवि को बहुत बदसूरत देखा था। जो लड़की मां बनने वाली थी उसे उस बदसूरत बच्चे ने रुला दिया। आप और प्रेसिडेंट टोंग दोनों बहुत सुंदर हैं। आप बदसूरत नहीं होंगे क्योंकि आप अभी भी बहुत छोटे हैं। आप अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं। आप दोनों को बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। लैम टू ला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ज्यादा नहीं सोचूंगा। भले ही यह बेहद बदसूरत हो, लेकिन जब तक बच्चा स्वस्थ है तब तक वह इससे नफरत नहीं करती। टोंग ट्रियन बाक अंदर आए। उन्होंने लैम टू लैप को मुस्कुराते हुए देखा। उन्होंने पूछा, ऐसा क्या हो रहा है जिससे आप इतने खुश हैं? लैम टू लैप ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने मेज पर रखे नाश्ते की ओर इशारा किया। यह तुम्हारे लिए बचा हुआ है, जल्दी से खाओ, यह एक पल में ठंडा हो जाएगा। टोंग ट्रियन बाक मेज के सामने बैठे, चॉपस्टिक उठाई। लैम टू ला ने पूछा, क्या आप हमारे बच्चे से नफरत करेंगे अगर वह बदसूरत है? टोंग ट्रियन बाक ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। ऐसा लगा कि वह समझ गया था कि वह किस बात पर हंस रही थी। उसने स्पष्ट रूप से कहा, कुरूपता भी मेरा बच्चा है। तो कुरूपता के बारे में क्या? लाम टू ला मुस्कुराया, क्या आप दुखी नहीं हैं? टोंग ट्रियन बाक ने हल्के से खांसते हुए अपने दिल में सोचा कि यह डॉक्टर वास्तव में घृणित था। उसने सब कुछ कहा, मैं अंदर जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं दुखी हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। लाम टू ला बिस्तर पर लेट गया और पूछा, क्या आप आज बाहर जा रहे हैं? टोंग ट्रियन बाक ने सिर हिलाया। उसे को ह्यू गुएन के मामले को संभालना था। वह आज उसके साथ अस्पताल में नहीं हो सका। ट्रांग खान गुएट ने उसे एक गिलास पानी पिलाया। उसने कहा, तब मैं यहीं रहूंगी और तुम्हारी देखभाल करूंगी। जब तुम वापस जाओगे तो मैं गलत हो जाऊंगी। टोंग ट्रियन बाक ने कहा, यह ठीक है, उसके आसपास कोई नहीं हो सकता। अगर कुछ भी होता है तो सबसे पहले डॉक्टर को बुलाना होगा, उन्होंने सलाह दी। ट्रांग खान गुएट ने कहा, मुझे पता है। नाश्ता खत्म करने के बाद ट्रांग खान गुएट ने भोजन के कुछ डिब्बे साफ किए। टोंग ट्रियन बाक ने लैम टू ला के पैरों की मालिश की। उसके पैर पहले से ही सूजने लगे थे और शाम को ऐंठन की आवृत्ति भी अधिक हो गई थी। अध्याय 1305। कभी कभी एक चूहा मुझे रात में कई बार काटता है। पहले उसे लगता था कि गर्भावस्था एक बहुत ही सरल मामला है, लेकिन जब से यह घटना लैम टू ला के शरीर पर दिखाई दी
वह स्पष्ट रूप से जानता था कि जब एक महिला बच्चे को जन्म देती है तो वह भूत द्वार से गुजरती है, यहाँ तक कि गर्भावस्था की प्रक्रिया भी जटिल नहीं होती है। क्योंकि वह बाहर नहीं जा सकती थी, लैम टू लैप ऊब गई थी। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और पूछा, कंपनी के मुद्दों को हल करना? टोंग ट्रियन बाक ने हाँ कहा। ट्रांग खान गुएट के लौटने तक प्रतीक्षा करते हुए टोंग ट्रियन बाक तुरंत चले गए। जाने से पहले उन्होंने कहा, मैं जितनी जल्दी हो सके लौटने की कोशिश करूंगा। लैम टू लैप ने कहा, चिंता मत करो, अपना काम करो, मैं अस्पताल में हूँ, कोई खतरा नहीं होगा। ट्रांग खान गुएट बिस्तर के पास बैठ गया। क्या आप कुछ फल खाना चाहते हैं? लैम टू लैप ने अपना सिर हिलाया। मैं खाना नहीं चाहता। खाने के कुछ देर बाद भी उसका पेट भरा हुआ था, इसलिए वह और अधिक नहीं खाना चाहती थी। दस्तक दस्तक 8230। किसी ने दरवाजा खटखटाया। ट्रांग खान गुएट उठकर दरवाजा खोलने गई। नर्स दरवाजे पर खड़ी थी। दरवाजे के बाहर एक महिला थी जो लाम टू ला देखना चाहती थी। नर्स ने पूछा कि क्या वह इस व्यक्ति को अंदर आने देगी। ट्रांग खान गुएट ने पूछा, वह कौन है? उस लड़की ने कहा कि उसका अंतिम नाम किन था। नर्स ने उत्तर दिया। ट्रांग खान गुएट ने सोचा कि यह तान ना है, इसलिए उसने लाम टू ला से नहीं पूछा बल्कि नर्स से उस व्यक्ति को अंदर जाने देने के लिए कहा। जब वह दरवाजे पर पहुंची तो उसे एहसास हुआ कि यह तान नहा नहीं थी। उसने दरवाजा बंद कर दिया और कोह्यू गुएन की ओर सावधानी से देखा। तुम कौन हो? कोह्यू गुएन ने टोंग ट्रियन बाक और लैम टू ला की जांच की और पता चला कि लैम टू ला के साथ सबसे अच्छे रिश्ते वाली महिला तान नहा थी। तो उसने नर्स को बताया कि उसका अंतिम नाम टैन था। कोह्यू गुएन ने अपने हाथ में ताजे फूलों का गुलदस्ता निकाला, मुस्कुराई और कहा, मैं श्रीमती टोंग से मिलने आई थी। ट्रांग खा गुएट ने कहा, मैं आपको नहीं जानता, वह ठीक नहीं है, वह मेहमानों का स्वागत नहीं कर सकती, कृपया वापस आए। कोह्यू गुएन अब भी पहले की तरह मुस्कुराए, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। तुम्हें मुझसे इतना सावधान रहने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ श्रीमती टोंग से मिलने आया हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो चले जाओ, पूछना। कमरे में लैम टू ला ने उन्हें बातें करते हुए सुना। वह उठकर बैठ गई और ध्यान से सुनने लगी। आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। उसे तुरंत याद आ गया कि यह आवाज किसकी है। सह ह्यू गुएन। वह यहाँ किस लिए आई थी? श्रीमती टोंग, क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने यह कैसे कहा। ट्रांग खान गुएट ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। उसके पास इस पद्धति का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लैम टू ला ने कोई उत्तर नहीं दिया। सह ह्यू गुएन निराश नहीं हुए और कहते रहे, मुझे कोई दुर्भावना नहीं है, यह आपका क्षेत्र है, मैं कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करता, मैं बस आपसे कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। लैम टू लैप ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, माँ, कृपया उसे अंदर आने दे। ट्रांग खान गुएट ने कहा, कैनहाओ ने आपको पहले ही बता दिया है, आप अजनबियों को अंदर नहीं आने दे सकते। मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता। आपको आराम करने की जरूरत है। मेहमानों का स्वागत न करना ही सबसे अच्छा है। मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ। माँ, उसे अंदर आने दो, लैम टू लैप ने कहा। ट्रांग खान गुएट ने कोह्यू गुएन की ओर देखा। केवल कुछ मिनटों के लिए रुकें। कोह्यू गुएन ने कहा, ठीक है। उसने कोह्यू गुएन को कमरे में जाने दिया। लैम टू ला थाम अपने दिल में सतर्क थी। बाहर से वह बहुत शांत थी, यहाँ तक कि उसकी आंखों में भी कोई लहर नहीं थी। जो महिला 5 बार अपने और टोंग ट्रियन बाक के बीच रिश्ते को बांटना चाहती थी, वह अब यहाँ क्यों आई? आप और क्या गणना करना चाहते हैं? अध्याय 1306। क्या मैं श्रीमती टोंग से अकेले में कुछ बातें कर सकता हूँ? कोह्यू गुएन ने ट्रांग खा गुएट की ओर देखा।
ट्रांग खान गुयेट ने अपना सिर हिलाया। मुझे यहाँ होना ही चाहिए। कोह्यू गुयेन ने लैम टू ला की ओर देखा। क्या यह ठीक है? लैम टू ला ने अपने हाथ में रिमोट कंट्रोल निकाला। जब तक वह उसे दबाती, डॉक्टर तुरंत आ जाते। लैम टू लैप ने सिर हिलाया। उसने ट्रांग खा गुयेट की ओर देखा। माँ, यह ठीक है। कृपया दरवाजे पर प्रतीक्षा करें। ट्रांग खान गुयेट ने भौहें चढ़ाईं। कान्हाओ मुझे अन्य लोगों से अकेले मिलने नहीं देता। लैम टू लैप मुस्कुराया। मैं उसे जानता हूँ। कुछ नहीं होगा। ट्रांग खान गुयेट केवल उससे सहमत हो सका। तो उसे जल्दी से घर जाने दो। लैम टू लैप ने कहा। मुझे पता है। ट्रांग खान गुयेट कमरे से बाहर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। लैम टू लैप के चेहरे से मुस्कान तुरंत दूर हो गई। मुझे बताओ, तुम क्या करना चाहते हो? कोह्यू गुयेन मुस्कुराई। मेरे प्रति इतना शत्रु मत बनो। मैंने फूल खरीदे हैं। मुझे नहीं पता कि तुम्हें यह पसंद आएगा या नहीं। उसने फ्लूर डे लिस और गुलाबों का गुलदस्ता बिस्तर के किनारे शेल्फ पर रख दिया। 8221। उसने लिली की पंखुड़ियों को सहलाया और धीमी आवाज में कहा, लिली एक अच्छे अर्थ वाला फूल है। लैम टूला ने उसकी ओर देखा। क्या तुम्हें समझ में आया कि लिली कितनी सुंदर है? ऐसा नहीं है कि उसके मन में कोह्यू गुयेन के लिए अच्छी भावनाएं नहीं हैं, लेकिन क्योंकि वह को परिवार की सदस्य है। इस तरह के रिश्ते ने मूल रूप से दोनों के लिए दोस्त बनना असंभव बना दिया था। ह्यू गुयेन ने एक कदम पीछे लिया। वह झुकी। मैंने आपके साथ पहले क्या किया? मैं ईमानदारी से माफी मांगती हूँ। उसकी हरकतों से लैम टू लैप को बेहद आश्चर्य हुआ। वह अभी भी अपने दिल में सावधान थी। उसने अपने होंठ भींचे और कुछ नहीं कहा। कोह्यू गुयेन को पता है कि लैम टू ला को उससे समस्या है, इसलिए वह उस पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करेगी। उसे विश्वास करने के लिए लैम टू ला की भी आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि श्रीमती टोंग और राष्ट्रपति टोंग के बीच संबंध बहुत अच्छे हैं, है ना? हालांकि यह एक सवाल था, लेकिन उसका लहजा एक बयान जैसा था। वह बिस्तर के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। ईमानदारी से कहूँ तो हमारे रिश्ते के बाद भी मुझे आपसे मिलने नहीं आना चाहिए था। उसने लैम टू लैप की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। मुझे पता है, वे गलती पर हैं। उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। मुझे अपने दिल में शिकायत नहीं रखनी चाहिए, लेकिन वे मेरे रिश्तेदार हैं। श्रीमती टोंग, आप समझती हैं कि मैं कैसा महसूस करती हूँ। मुझे लगता है कि आपको जाकर ये बातें उन लोगों को बतानी चाहिए जिन्होंने गलतियां की हैं और अभी भी जीवित हैं। यह एक कानूनी समाज है। कानून तोड़ने पर कानून द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। कोई भी कानून के बाहर खड़ा नहीं हो सकता है। वह अपने रिश्तेदारों के लिए दुखी है, इसलिए जिन लोगों को उसके रिश्तेदारों ने नुकसान पहुंचाया है, उनके परिवार के सदस्य भी हैं। एक व्यक्ति जो यह नहीं जानता कि समस्या को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से कैसे देखा जाए, वह एक अपरिपक्व, पागल व्यक्ति है। उसने कहा कि वह समझ गई, लेकिन वास्तव में उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उसे लगा कि मुझे या मेरे पति को दुखी करना ही उचित है, लेकिन वास्तव में उसे जाकर को बैग को बताना था कि यह दुनिया ऐसी ही है। निष्पक्ष दुनिया। यदि वह कोई गलती करता है तो उसे सुधारने और फिर से एक अच्छा इंसान बनने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगर वह अज्ञानी बना रहा तो उसे कोई नहीं बचा सकता, है ना? ह्यू गुयेन अचानक जाग गई। यह सही है। वह हमेशा अपने ही कोने में खड़ी रहती थी, यह महसूस करते हुए कि केवल टोंग कैन हुआ के जीवन को दुखी करने से उसके पिता के लिए आराम होगा जो मर चुके थे और उनके छोटे भाई जो घायल हो गए थे। स्वतंत्रता। मूलतः उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन अब वह एक भी वाक्य नहीं कह सकती। लैम टू ला नैतिक दृष्टिकोण से यह बताना नहीं चाहती कि कौन जिम्मेदार है। वह सिर्फ यह बताना चाहती है कि वास्तव में नैतिकता क्या है। यदि एक व्यक्ति ने बिना कोई कीमत चुकाए गलती कर दी, तो क्या दुनिया में अराजकता नहीं फैल जाएगी?
अब मुझे सुरक्षित लोग कहाँ मिलेंगे? यदि आप अभी भी अपने भाई से प्यार करते हैं, तो आपको जाकर उसे एक इंसान होने की नैतिकता बतानी चाहिए। किसी के लिए पैसे की चाहत होना सामान्य बात है, लेकिन उसके पास दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले काम करने का धैर्य नहीं है। वह उन चीजों के बारे में सब कुछ जानती है जो उसके छोटे भाई ने पहले किए थे, और उसके माता पिता ने उन्हें रोका नहीं, और यहाँ तक कि उन्हें बर्दाश्त भी किया। यह पहले से ही एक आपदा थी। मुझे स्वीकार करना होगा, लैमटूला बिल्कुल सही है। यदि माता पिता भ्रष्ट नहीं होते, यदि माता पिता अपने पद का लाभ उठाकर अपने छोटे भाई को यह नहीं बताते कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो शायद वे उसे उसी रास्ते पर नहीं ले जाते। वह लैमटूला को यह कहने के लिए ढूंढने आई थी कि उसने जाने दिया है, लेकिन उन पर उसका कर्ज है। लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ, तो क्या उन्होंने कुछ गलत किया है? वे सिर्फ सच्चाई स्पष्ट कर रहे हैं और दोषियों को उचित सजा दिला रहे हैं। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। अध्याय 1307। उसके मन में फिर से भ्रमित विचार प्रकट हुए। वह हंसी। वास्तव में मैं सह परिवार से हूँ। जो प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ वह अन्य लोगों के समान नहीं है ना? लैमटूला को ऐसा नहीं लगा कि इसका सह परिवार से कोई लेना देना है। यह प्रत्येक व्यक्ति की सोच और आत्मज्ञान है। बाख डैन निन्ह की सास, सह परिवार के ससुर और सह ह्यू गुएन सभी स्पष्ट रूप से समझ गए थे कि वे पहले इस घटना में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन वे सभी स्पष्ट रूप से जानते थे कि कौन सही था और कौन गलत था। बताओ, तुम मुझे किस लिए ढूंढने आए हो? लामटूला ने उसकी ओर देखा और पूछा। मैं तो बस आपसे मिलने आया हूँ, उसने बेहोश होकर कहा। क्वान किन्ह राष्ट्रपति टोंग के प्रति बहुत वफादार हैं। लैमटूला ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसका क्या मतलब था? क्या उसका क्वान किन्ह के साथ कोई रिश्ता है? मुझे लगता है कि यह सही था कि मैं आज आपसे मिलने आया। मूल रूप से मुझे अभी भी लगता था कि मैं बहुत स्वार्थी था और केवल अपने बारे में सोचता था, लेकिन आपने जो कहा उसे सुनने के बाद मुझे लगता है जैसे मैं किसी को दोष नहीं देता। वह खड़ी हुई और अपने दिल की गहराई से बोली, मैंने आपके साथ पहले जो किया उसके लिए मैं ईमानदारी से माफी मांगती हूँ। मैं समझता हूँ, अगर मैं तुम होता तो शायद मेरी मानसिकता प्रतिशोधी होती। चाहे वे कुछ भी गलत करें, खून और प्यार को नहीं बदला जा सकता। आपके लिए अपने प्रियजनों के लिए दुख महसूस करना बहुत सामान्य है। समझने के लिए धन्यवाद। को ह्यू गुएन को उम्मीद नहीं थी कि यह महिला इतनी समझदार और समझदार होगी। पहले उसे लगता था कि वह केवल खूबसूरत है। अब उसे एहसास हुआ कि इस महिला की आभा बहुत तेज थी। अगर मुझे भविष्य में आपसे मिलने का मौका मिला, तो मुझे आपसे दोस्ती करने की उम्मीद है। उसने अपना हाथ बढ़ाया। क्या मैं आपसे हाथ मिला सकती हूँ? लैमटूला ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन तुरंत अपना हाथ हटा लिया। आज के लिए बस इतना ही, मैं सबसे पहले जाऊंगा। लैमटूला ने सिर हिलाया। अस्पताल छोड़ने के बाद गु हुयुआन जेल गई, लेकिन वह गु बेई से नहीं मिली। पिछली बार जैसा कुछ होने से रोकने के लिए कोई उसे दोबारा नहीं देख सके। उसने एक पत्र लिखा और किसी से इसे अंदर लाने के लिए कहा। फिर उसने प्लान फॉलो किया और होटल चली गई, लेकिन उसे देर हो गई थी। मूल रूप से टोंग ट्रियन बाक खून का कर्ज खून से चुकाना चाहता था, नहीं, यह को ह्यू गुएन की योजना से भी अधिक क्रूर होना था। को ह्यू गुएन सिर्फ उसे नुकसान पहुंचाना चाहती थी और दूसरी महिला के साथ सोना चाहती थी। टोंग ट्रियन बाक एक ऐसा व्यक्ति था जो जानता था कि कब क्या करना है। उसने योजना का पालन किया और उसे हत्या के लिए फंसाने के लिए जेल में मौत की सजा पाए 4 कैदियों को एक कमरे में डाल दिया। ऐसा नहीं था कि टोंग ट्रियन बाक ने क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया था। वास्तव में
इस महिला में बदला लेने की भावना बहुत प्रबल थी। यदि उसने उसे पूरी तरह से नष्ट नहीं किया तो वह शांति से नहीं रह सकती थी। लैम टू ला फिर से गर्भवती है, उसे उसकी अच्छी तरह से रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने और थाम बोई जुएन ने पहले से ही एक योजना की व्यवस्था कर ली थी। उम्मीद के मुताबिक को ह्यू गुएन के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि वह क्वान किन्ह के सामने कब आई थी। थाम बोई जुएन ने कहा, क्या वह तुम्हें धोखा दे रही है? क्वान किन्ह ने दृढ़ता से कहा, नहीं। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, सह ह्यू गुएन तुरंत दरवाजे पर प्रकट हुए। 8221। यह कमरा उस कमरे के ठीक बगल में है जहां को ह्यू गुएन का इरादा टोंग ट्रियन बाक को नुकसान पहुंचाने का था। जब थाम बोई जुएन स्थिति देखने के लिए बाहर गए और उन्होंने अभी तक दरवाजा बंद नहीं किया था, तो सह ह्यू गुएन ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। वह बहुत शांत लग रही थी। जब उसने उन्हें देखा तो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुई। अपने दिल में वह अच्छी तरह से जानती थी कि टू ट्राम ने उसे बेच दिया था और उसने अपनी पूरी योजना टोंग ट्रियन बाक को बता दी थी। वह जानती है, हो सकता है कि यहाँ एक पूरा दस्ता उसका इंतजार कर रहा हो। अध्याय 1308। क्वान किन्ह ने फोन बंद कर दिया। वह को ह्यू गुएन को फोन करने वाला था और उसे बताने वाला था कि वह नशे में धुत टोंग ट्रियन बाक को लाया था और पूछा कि वह महिलाओं को कब लाएगी। हालांकि वह दरवाजे पर दिखाई दी। उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? को ह्यू गुएन मुस्कुराई। क्वान किन्ह, हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं। क्या आप अभी भी इस तथ्य को छिपाने की योजना बना रहे हैं कि आपने अपने बॉस को धोखा दिया है? थाम बोई जुएन ने क्वान किन्ह की ओर देखा, मानो पूछ रहा हो कि क्या हो रहा है। को ह्यू गुएन ने क्वान किन्ह के पीले चेहरे को नजरअंदाज कर दिया और टोंग ट्रियन बाक से कहा, क्या आपको कभी संदेह हुआ कि क्वान किन्ह ने आपको जो बताया वह झूठ था? सच कहूं तो तुम्हें धोखा देने में उसने मेरा साथ दिया। अब तक तो आपने साफ देख लिया होगा, हम एक समूह हैं। मैं आपको रोकने का प्रभारी हूँ और मैं आपकी पत्नी से मिलने के लिए अस्पताल जाता हूँ। आप क्या करते हैं? टोंग ट्रियन बाक की आंखें उदास थी। योजना के अनुसार क्वान किन्ह तुम्हें रखेगा और मैं निश्चित रूप से ऐसे काम करूंगा जो तुम्हारे लिए प्रतिकूल होंगे। लेकिन मुझे पहले से ही इसका पछतावा है। अन्याय और प्रतिशोध कब खत्म होगा? मैंने फैसला किया कि मैं अब बदला नहीं लूंगा। उसने शांति से क्वान किन्ह की ओर देखा, मुस्कुराई और पीछे मुड़कर उन लोगों की ओर अपना हाथ लहराया जो अभी भी उसके पीछे खड़े थे। महाप्रबंधक हाओ, उस व्यक्ति द्वारा धोखा दिया जाना जिस पर आप सबसे अधिक भरोसा करते हैं। कैसा महसूस होता है? टोंग ट्रियन बाक को उसकी बात पर पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ। क्वान किन्ह को इस समय समझाने की कोई जल्दी नहीं थी। वह सब कुछ समझ गया। उसने टोंग ट्रियन बाक को उसकी योजना के बारे में बताया। वह सब कुछ जानती थी, इसीलिए आज हर कोई वहां था। उसे इसके बारे में पता था, इसलिए वह उस महिला को नहीं लाई जिसका उपयोग वह टोंग ट्रियन बाक को नुकसान पहुंचाने के लिए करना चाहती थी। उसने यह कहते हुए नाव आगे बढ़ा दी कि सब कुछ उसके और टोंग ट्रियन बाक के बीच विश्वास को भड़काने की उनकी साजिश थी। उसने मन ही मन सोचा, जब मैंने टोंग ट्रियन बाक को बुलाया तो क्या उसने सुना? क्वान किन्ह, हमारा सहयोग समाप्त हो गया है, अलविदा। वह मुस्कुराई, हाथ मिलाया, फिर इत्मीनान से चली गई। क्या तुमने और उसने सचमुच हमें धोखा देने में सहयोग किया था? थाम बोई जुएन ने पूछा। क्वान किन्ह ने टोंग ट्रियन बाक पर नजर डाली और कहा, मैं उससे कभी सहमत नहीं था। टोंग ट्रियन बाक ने उस पर मुकदमा नहीं चलाया, लेकिन उसकी आंखें बहुत ठंडी थीं। आपको एक महिला ने धोखा दिया था, आप इसके लायक हैं। यह स्पष्ट था कि को ह्यू गुएन को पता था कि क्वान किन्ह ने उसे गुप्त रूप से क्या बताया था।
उसने सोचा कि क्वान किन्ह को लगा कि उसकी जीत निश्चित है, इसलिए उसने जानबूझकर को ह्यू गुयेन पर भरोसा किया और इस योजना को अंजाम दिया। किसने सोचा होगा कि कोई उसका मजाक उड़ाएगा? यदि आप एक बार किसी महिला द्वारा मूर्ख बन जाते हैं, तो आप इसे तुरंत भूल जाएंगे। यदि आप दूसरी बार मूर्ख बनते हैं, तो आप वास्तव में एक बेवकूफ हैं। आपको क्वान किन्ह के आईक्यू पर संदेह करना होगा। माफ करना बॉस। क्वान किन्ह को भी उम्मीद नहीं थी कि को ह्यू गुयेन उस पर विश्वास नहीं करेगी। यह उसकी लापरवाही थी। सभी लोग कृपया इस जगह का ध्यान रखें, मैं सबसे पहले जाऊंगा। वह अभी भी चिंतित था और उसे लैम्प टू लैप को देखने के लिए वापस अस्पताल जाना पड़ा। उसे उस औरत की बात पर यकीन नहीं हुआ। थाम बोई जुएन ने कहा, तुम जाओ, यह जगह हमारे लिए छोड़ दो। अब उसे भी समझ आ गया कि क्या हो रहा है। ट्राम ने खुद भी सोचा था कि उसने को ह्यू गुयेन को धोखा दिया है। वास्तव में लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया और यहाँ तक कि एक दृश्य के प्रदर्शन के लिए उसका इस्तेमाल भी किया। थाम बोई जुएन ने उसे सांत्वना देने के लिए उसके कंधे को थपथपाया। क्वान किन्ह को केवल सिरदर्द महसूस हुआ। वह 2 बार एक ही महिला के हाथों में पड़ गया। उसकी जेब में रखा सेल फोन अचानक बज उठा। उसने बाहर निकाला और उत्तर बटन दबाया। इसके तुरंत बाद को ह्यू गुयेन की आवाज गूंजी, क्वान किन्ह, को ह्यू गुयेन। क्वान किन्ह पागल हो गया। यह महिला सचमुच उसकी दास थी, जिसके कारण वह बार बार गलतियां करता है। जब को ह्यू गुयेन लैम्प टू लैप से मिलने आई, तो उसने पहले से ही योजना बना ली थी। उसने सोचा कि वह अपने पिता और छोटे भाई के लिए बहुत खेद महसूस करते हुए यह देश छोड़ देगी। लैम्प टू लैप को सुनने के बाद उसने अपना दिल बहुत खोल दिया और अब यह नहीं सोचा कि बदला लेना छोड़ देना और चले जाना उसके लिए स्वार्थी था। अध्याय 1309। उसने बदला लेना छोड़ दिया, लेकिन वह क्वान किन्ह को बेहतर महसूस नहीं कराना चाहती थी। वह इस आदमी के दिल को गर्म नहीं कर सकी। उसकी वफादारी उसकी हड्डियों में अंकित है। वह बोर्डिंग गेट पर खड़ी थी, लॉबी में शीशे के माध्यम से आकाश को देख रही थी। यह आखिरी बार था जब उसने इस शहर में बादलों को देखा। क्वान किन्ह, तुमने मुझसे झूठ बोला। मैं भी तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूँ। क्या आपको यह पसंद है? क्वान किन्ह ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और दांत पीस लिए। जब आप लोगों को धोखा देते हैं, तो क्या आपको उपलब्धि की भावना महसूस होती है? को ह्यू गुयेन जोर से हंसते हुए बोली, हाँ, और जल्द ही उसकी हंसी बंद हो गई। क्वान किन्ह, तुमने मुझसे झूठ बोला, मैंने भी तुम्हारा फायदा उठाया। हम सम हैं। अब से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। उसने गहरी सांस ली। जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं गर्भवती हूँ। भाड़ में जाओ। क्या तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? मुझे बताओ, तुम क्या करना चाहते हो? को ह्यू गुयेन ने एक पल के लिए सोचा, मुस्कुराया और कहा, मैं सिर्फ आपको परेशान करना चाहता हूँ। को ह्यू गुयेन। क्वान किन्ह चिढ़ गया था। उसकी क्रोधित आवाज सुनकर वह मुस्कुराई। क्वान किन्ह, अलविदा। बोलना समाप्त करने के बाद उसने फोन रख दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे बंद कर दिया। उसने अपना सूटकेस दरवाजे में खींच लिया और विमान में चढ़ गई। अलविदा क्वान किन्ह, अलविदा सब कुछ। यह खत्म होना चाहिए। जैसा कि क्वान किन्ह ने कहा, उसे अपना जीवन खुद जीना चाहिए। इसलिए उसने क्वान किन्ह सहित सब कुछ छोड़ दिया। क्वान किन्ह ने तुरंत वापस कॉल किया, लेकिन उसने जो सुना वह यह था, क्षमा करें, आपने जिस फोन पर कॉल किया था वह बंद है। कृपया बाद में कॉल करें। क्षमा करें। क्वान किन्ह ने फोन रख दिया। क्या इस महिला ने फोन बंद कर दिया? न चाहते हुए भी तुम्हें उसे ढूंढना ही पड़ेगा। आप इसकी जांच कर सकते हैं। मैं पहले जाऊंगा। बोलने के बाद क्वान किन्ह तुरंत बाहर भाग गया।
थामबोई जुएन 2 सेकंड तक स्तब्ध खड़ा रहा और अंत में उसने ही सब कुछ साफ किया। अस्पताल। जब टोंग ट्रियन बाक अस्पताल लौटे और कमरे में मेज पर फूलों का गुलदस्ता देखा तो उन्होंने भौहें चढ़ा दी और पूछा, ये फूल कहाँ से आए? 8221 लाम टू लैप सो गया, ट्रांग खान गुएट ने उत्तर दिया, एक लड़की से जो नगोन से मिलने आई थी। क्या नाम है? टोंग ट्रियन बाक ने फिर पूछा। ट्रांग खान गुएट ने एक पल के लिए सोचा और फिर अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। लैम टू ला सो रहा था, उसने सपने में किसी को बात करते हुए सुना। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और टोंग ट्रियन बाक बिस्तर पर गया और फुसफुसाया, क्या तुम जाग रहे हो? लैम टू लैप ने अपनी आंखें मलीं, वह बहुत हल्की नींद में सो रही थी। तुम पहले से ही वापस क्यों आ गए? टोंग ट्रियन बाक ने उसे जवाब नहीं दिया लेकिन सीधे पूछा, क्या आपको ह्यू गुएन से मिले हैं? उसे इतनी जल्दी कैसे पता चला? लैम टू लैप उठ बैठा, क्या आप मुझसे यह पूछने के लिए वापस आए? इसके अलावा तुम्हें कैसे पता? टोंग ट्रियन बाक ने उन्हें कोह्यू गुएन और क्वान किन्ह की कहानी सुनाई। इसे बस एक छोटी सी बातचीत के रूप में सोचें, उसकी बोरियत दूर करने के लिए पूरे दिन कमरे में रहकर वह जानता है कि वह ऊब चुकी है। टोंग ट्रियन बाक के शब्दों को सुनने के बाद लैम टू ला ने स्तब्ध होकर अपनी आंखें खोली और बहुत देर के बाद उसे होश आया। क्वान किन्ह और वह। टोंग ट्रियन बाक ने आगे बढ़कर अपने बालों का एक गुच्छा उसके कान के पीछे छिपा लिया। क्या आप इतने आश्चर्यचकित हैं? लैम टू ला ने सिर हिलाया, हमेशा महसूस होता रहा कि कुछ गलत है। उसने अपने विचार व्यक्त किए, भले ही वह बदला लेना चाहती हो, लेकिन उसे इस तरह खुद का बलिदान देने की जरूरत नहीं है। ह्यू गुएन ने खुद को चारे के रूप में इस्तेमाल किया, वह वास्तव में समझ नहीं पाई। वास्तव में उसे ऐसा करने के लिए एक और महिला मिल सकती थी। यदि वह पैसे का उपयोग कर सकती है, तो वह इसे स्वयं क्यों करेगी? अध्याय 1310। वह क्या सोच रही है? या क्या वह वास्तव में क्वान किन्ह को पसंद करती है? लैम टू लैप ने अनुमान लगाया। महिलाओं और पुरुषों के बीच हमेशा थोड़ा आध्यात्मिक संबंध होता है, जिसकी पुरुष कल्पना भी नहीं कर सकते। एक महिला होने के नाते उन्हें इसका एहसास हुआ। यदि वह वास्तव में इस आदमी से नफरत करती थी, तो उसने उससे मिलने के लिए मनोवैज्ञानिक बाधा को कैसे पार किया? तो इसका केवल एक ही उत्तर है, वह इस आदमी को पसंद करती है, इसलिए वह अपना बलिदान देने को तैयार है। टोंग ट्रियन बाक को इसकी परवाह नहीं है कि वह किसे पसंद करती है या किसे जानती है। इसका आपसे क्या लेना देना है? विषय से इतना हटकर क्यों? क्या आप सचमुच को ह्यू गुएन से मिले थे? यह फूल भी वही लाई थी? टोंग ट्रियन बाक विषय पर लौट आए। लैम टू ला ने सिर हिलाया, हाँ, यह फूल उसने दिया था। टोंग ट्रियन बाक ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस इसे उठाया और ट्रांग खान गुएट को दे दिया ताकि वह इसे बाहर फेंक सके। लैम टू लैप 8230। फूल में क्या खराबी है? टोंग ट्रियन बाक ने कहा, कौन जानता है कि उसने कुछ किया है? क्या होगा अगर फूल में कुछ ऐसा है जो मेरे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? लैम टू लैप यह सोचकर हंसा कि वह इसे ज्यादा कर रहा है। क्या आप बहुत अधिक नाटकीय फिल्में देख रहे हैं? लैम टू ला अस्पताल के कमरे में बहुत बोर हो गया था, इसलिए वह समय काटने के लिए टीवी देखता था, जिसमें कई विवरण होते थे जो सामान्य लोगों की सोच के विपरीत होते थे। हर चीज में साजिश होनी चाहिए। टोंग ट्रियन बाक के पास टीवी देखने का बिल्कुल भी समय नहीं है। मुफ्त लोगों के लिए समय काटने के लिए टीवी महज एक मूंगफली है। लैम टू लैप ने अचानक भौहें सिकोड़ ली। टोंग ट्रियन बाक ने चिंतित होकर पूछा, पेट में दर्द? उसने अपना सिर हिलाया, नहीं, मेरे पैरों में फिर से ऐंठन हो रही है। टोंग ट्रियन बाक ने कंबल उठाया और उसकी मालिश की। यह पैर?
उसके दाहिने पैर में अक्सर ऐंठन होती है, इसलिए उसने अनजाने में पहले उसके दाहिने पैर की मालिश की। लैम टू लैप ने सिर हिलाया। गांठ की तरह दर्द होना। मालिश केवल मांसपेशियों के तनाव को कम करने में मदद करती है, लेकिन ऐंठन को दूर होने के लिए अभी भी कुछ समय इंतजार करना पड़ता है। लैम टू लैप को इसकी आदत हो गई थी। वह बिस्तर के सामने झुक गई और चुपचाप दर्द कम होने का इंतजार करने लगी। टोंग ट्रियन बाख ने जानबूझकर उसका ध्यान भटकाने के लिए उससे बात की। बाद में तुम दोनों बच्चे आओगे और एक साथ दोपहर का भोजन करोगे, लैम टू ला ने धीमी आवाज में कहा। आज न तो शनिवार है और न ही सप्ताहांत। आप इतने खाली कैसे हो सकते हैं? बच्चे दोपहर का खाना स्कूल में खाते हैं, सुबह छोड़ते हैं, रात को लेते हैं। केवल सप्ताहांत या शाम को उपलब्ध है। मैंने ड्राइवर से कहा कि वह मुझे ले जाए, मेरे साथ खाना खाए, फिर स्कूल लौट आए। कई दिनों से तुम्हें देखा नहीं। तुम्हें मेरी याद आती है न? लैम टू लैप ने सिर हिलाया। दोपहर के करीब टोंग ट्रियन बाख ने ड्राइवर को फोन किया और उसे स्कूल जाकर दोनों बच्चों को लेने और उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए कहा। क्वान किन्ह ने पूरी सुबह खोज की लेकिन कोह्यू गुयेन नहीं मिली। वह बहुत सफाई से चली गई, अपने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा। फोन बंद रहता है और चाहे कितनी भी कॉल की जाए, कनेक्ट नहीं किया जा सकता। आखिरकार थाम बोई जुएन को याद दिलाना पड़ा। शायद वह विदेश गई थी। क्वान किन्ह को लगा कि अगर वह शांति में होता तो वह विदेश क्यों जाता। हालांकि उसे विश्वास नहीं हुआ, फिर भी वह अपने निकास रिकॉर्ड की जांच करने गया। यह वास्तव में विदेश, कनाडा जा रहा था। देश में किसी को ढूंढना मुश्किल नहीं है, लेकिन विदेश में किसी को ढूंढना वास्तव में आसान नहीं है। क्वान किन्ह उदास होकर अपने कार्यालय में बैठा सोच रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि कोह्यू गुयेन को क्यों छोड़ना पड़ा। अब टू ट्राम को छोड़कर वह सबसे दुखी व्यक्ति है। जहां तक सबसे ज्यादा खुशी की बात है, टोंग ट्रियन बाख के अलावा थाम बोई जुएन भी हैं। अध्याय 1311। हालांकि उनकी और तांग डू की शादी नहीं हुई है और उम्र का अंतर काफी बड़ा है, वे बहुत अच्छे हैं। टैंग डू सुंदर और शरारती है, साथ ही वह बहुत परिपक्व और समझदार है। थाम बोई जुएन का व्यक्तित्व शांत है और जब वह घर पर अकेला होता है तो आम तौर पर बहुत शांत रहता है। यदि वह काम में व्यस्त है तो टैंग डू उसे परेशान करने कभी नहीं आएगा। जब वह व्यस्त नहीं होगा तो टैंग डू उसके आसपास घूमेगा और उसे चिढ़ाएगा। ये अंकल बहुत प्यारे हैं। पिछले सप्ताहांत टांग डू उसके घर आई। थाम बोई जुएन वहां नहीं थी, इसलिए उसने उसके कमरे को साफ करने की पहल की। एकल पुरुषों के कमरों में हमेशा परिवार की भावना का अभाव होता है और वे बहुत अकेले लगते हैं। टैंग डू ने न केवल अपने कपड़े साफ सुथरे ढंग से धोए, बल्कि उसके लिए कुछ छोटी छोटी चीजें भी खरीदीं, जैसे भूरे रंग की चादरों को गर्म रंगों में बदलना और हरे पौधे और फूल लगाना। थाम बोई जुएन घर पर खाना नहीं बनाता है, वह पकाएगा भी नहीं। वह ज्यादातर बाहर खाना खाता है। वह कार्यालय में खाना खाता है, घर में शायद ही कोई आग जलती हो। टांग डू ने खाली रेफ्रिजरेटर को पानी से भर दिया और सभी प्रकार का भोजन भर दिया। पूरे घर की सफाई की गई। कुछ छोटी चीजें जोड़ने के बाद इसमें और अधिक रंग जुड़ गया और अधिक परिवार का एहसास हुआ। व्यस्त दिन के बाद उसे बहुत पसीना आया। थाम बोई जुएन घर पर नहीं थी, इसलिए वह स्नान करने के लिए बाथरूम में चली गई। अपने सारे कपड़े उतारने के बाद उसे याद आया कि उसके तो यहाँ कोई कपड़े नहीं हैं। उसने बाथरूम में तौलिए धोए और उन्हें धूप में सुखाने के लिए बालकनी में ले गई। यह सोचकर कि थाम बोई जुएन घर पर नहीं है, वह नग्न होकर बाहर चली गई। पहनने के लिए थाम बोई जुएन की टी शर्ट या शर्ट ढूंढने के लिए अलमारी खोली। थोड़ी देर रुकें, पसीने वाले कपड़ों को धो लें,
उन्हें सुखाने के लिए ड्रायर का इस्तेमाल करें। उन्हें थोड़ी देर सूखने दें और आप उन्हें पहन सकते हैं। इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है। जब वह धोने के लिए कपड़े वापस बाथरूम में ले गई तो थाम बोई जुएन वापस आ गया। उसे पता नहीं चला कि वह कब अंदर आया और उससे ज्यादा दूर नहीं खड़ा था। 8221। वह इतने अचानक और चुपचाप प्रकट हुआ कि इससे टैंग डू चौंक गया और उसके कपड़े उतरने लगे। थाम बोई जुएन के सामने इस तरह नग्न खड़े होकर तांग डू ने कुछ सेकंड बाद प्रतिक्रिया व्यक्त की और खुद को ढकने के लिए अपने कपड़े उठाए। इतना चिंतित कि उसने हकलाते हुए कहा, आप वापस क्यों आए? थाम बोई जुएन ने कहा, यह आपका घर है। वह घर लौटा, देखा कि घर साफ हो गया है और सोच रहा था कि क्या हो रहा था जब उसने कमरे में शोर सुना। वह अंदर गया और तांग डू को देखा। क्या क्या तुमने कुछ देखा? टैंग डू ने खुद को और दूसरों को धोखा देते हुए पूछा। थाम बोई जुएन ने एक दूसरे को बाहर निकलने का रास्ता दिया और कहा, बिल्कुल नहीं। टैंग डू ने अपना सिर झुकाया। क्या मैं यहाँ स्नान कर सकता हूँ? चाबी उसे थाम बोई जुएन ने दी थी ताकि यदि छात्रावास में बहुत शोर हो तो वह उसके घर आ सके। दिन के दौरान वह घर पर बहुत कम होता था। घर बहुत शांत था। तांग डू के विला छोड़ने और स्कूल छात्रावास में जाने के बाद यह दूसरी बार था जब वह थाम पेई जुएन के घर आई थी। छात्रावास में आने से पहले थाम पेई जुएन उसे अपने घर के बारे में बताने के लिए यहाँ ले आई थी, क्योंकि बाद में उसे डर था कि वह ऐसा नहीं कर पाएगी। इसे ढूंढो, थाम बोई जुएन ने कहा। ठीक है। टैंग डू ने अपना सिर झुकाया और बाथरूम में भाग गया। बाथरूम का दरवाजा बंद करते हुए भी उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मानो उसकी छाती से उड़ जाना चाहता हो। उसके गाल गर्म थे। यह सोचकर कि कैसे उसने अपना शरीर उसके सामने उजागर कर दिया था, उसने शर्म से अपना चेहरा ढक लिया। थाम बोई जुएन सोफे पर बैठे, मेज पर रखा आधा गिलास पानी पिया और अभी भी प्यास, सूखी और गर्म महसूस कर रहे थे, जैसे कि आग से भुना हुआ हो। वह उठकर रसोई में गया, रेफ्रिजरेटर खोला और अंदर बहुत सारी चीजें देखीं, जिनमें अंडे, टमाटर, सुअर का मांस, अजवाइन, आलू, गाजर, ब्रेड, दूध और कटहल, अंगूर, तरबूज जैसे फल शामिल थे। उसने ठंडे पानी की एक बोतल निकाली, ढक्कन खोला और एक घूंट में आधी बोतल पी गया। थोड़ी देर तक गला हिलता रहा, फिर आखिरकार शांत हो गया। उसने धीरे से रेफ्रिजरेटर का दरवाजा बंद किया और घर के चारों ओर देखा। बालकनी चीजों से भरी हुई थी। हालांकि फर्नीचर नहीं हिला, केवल कुछ छोटी चीजें जोड़ी गईं, जिससे पहले अकेले पड़े घर में गर्माहट का एहसास हुआ। वह लंबे समय से इस शहर में अकेला रहता है और अपने दिल में वह हमेशा अपने परिवार की गर्मजोशी के लिए तरसता रहता है। मैं काफी समय से अकेला हूँ और मैं चाहता हूँ कि कोई मेरा साथ दे। वह लिविंग रूम में गया, आधा गिलास पानी पिया और मेज पर रख दिया। ठंडे पानी से उसके रक्त का तापमान बहुत गिर गया। अध्याय 1312। एक क्षण बाद बाथरूम का दरवाजा बजा। टैंग डू ने थाम पेई जुएन की एक टी शर्ट पहनी थी। थाम पेई जुएन लंबा था, उसके कपड़े बड़े थे। टैंग डू ने केवल अपनी जांघों को ढकने के लिए वही पहना था। वह लिविंग रूम में खड़ी थी। क्या तुमने अभी तक खाना खाया है? थाम बोई जुएन ने कहा। अभी नहीं, मूल रूप से बॉक्स्ड लंच ऑर्डर करने की योजना बना रहे हैं। टैंग डू मुस्कुराया। फिर एक मिनट रुको, मैं खाना बनाने जाऊंगा। बोलने के बाद वह रसोई की ओर चल दी। उसने रेफ्रिजरेटर के ताज़ा डिब्बे से आलू निकाले, फ्रीजर से बीफ निकाला और आलू के साथ बीफ स्टू बनाने की तैयारी की। थाम बोई जुएन सोफे पर बैठ गया। उस व्यस्त पीठ को देखते हुए उसका पूरा शरीर धीरे धीरे शिथिल हो गया और उसकी पीठ सोफे पर टिक गई।
वह ऐसे शांत समय का आनंद लेना चाहता था। यदि यह पहले था, अब यदि वह बाहर खाना नहीं खाता है, तब भी वह डिब्बा बंद लंच खा रहा है। लगभग 1 घंटे बाद टैंग डू ने खाना बनाना समाप्त किया। उसे मेज पर लाया और उसे बुलाया, आओ खाओ। उसने 2 व्यंजन बनाए और 2 कटोरी चावल परोसे। इसे आजमाएं। मैं पहली बार यह व्यंजन पका रहा हूँ। टैंग डू ने बीफ स्टू का एक टुकड़ा उठाया और अपने कटोरे में डाल दिया। थाम बोई जुएन ने इसे उठाया और अपने मुंह में रखा। टांग डू ने गोमांस को 40 मिनट तक पकाया। यह पहले से ही बहुत नरम था और यह बहुत स्वादिष्ट भी था। यह स्वादिष्ट है, थाम बोई जुएन ने कहा। एक टुकड़ा उठाया और टांग डू के कटोरे में डाल दिया। आप इसे भी खा सकते हैं। टैंग डू ने उसे पुचकारते हुए कहा, कृपया मुझे खिलाओ। थाम बोई जुएन ने अपने कटोरे से गोमांस का एक टुकड़ा उठाया। टांग डू ने सहयोग किया, अपना मुंह खोला। थाम बोई जुएन ने उसे गोमांस का एक टुकड़ा खिलाया, पूछा, क्या यह अच्छा है? टैंग डू अभी भी चबा रहा था। उसके पास उसे जवाब देने का समय नहीं था। उसने यह कहने से पहले गोमांस निगलने तक इंतजार किया। आप वास्तव में एक प्रतिभाशाली हैं। मैं इसे पहली बार बना रहा हूँ और यह बहुत स्वादिष्ट है। क्या आपको लगता है कि मुझे एक रेस्तरां खोलना चाहिए? थाम बोई जुएन ने उसके लिए खाना उठाया। अच्छी तरह से पढ़ाई करो। टैंग डू मुस्कुराया और खाने के लिए चावल का कटोरा उठाया। थाम बोई जुएन एक पल के लिए झिझके और फिर पूछा, क्या आपके पास सोमवार को बाहर जाने का समय है? टैंग डू ने कुछ देर सोचा। वह शायद फ्री था। सोमवार सुबह कोई क्लास नहीं थी। मैं सुबह फ्री हूँ। क्या करूँ? चलो रजिस्टर करें। थाम बोई जुएन ने उसकी ओर देखा और कहा, यदि आप अभी भी इसके बारे में सोचना चाहते हैं, तो थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। टांग डू ने तुरंत उसे रोका। वह स्वेच्छा से उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई। विवाह समारोह। मेरे स्नातक होने तक प्रतीक्षा करें। इसे स्नातक समारोह के साथ आयोजित करें। ठीक है। टैंग डू ने सोचा कि यह यादें बनाने के लिए एक अच्छा दिन है। थाम बोई जुएन ने कहा, ठीक है। टैंग डू ने पूछा, आप मेरे साथ अपनी शादी का पंजीकरण क्यों कराना चाहते हैं? दरअसल, वह थाम बोई जुएन को यह कहते हुए सुनना चाहती थी कि वह उसे पसंद करता है। उसे अपनी भावनाओं को कबूल करने देना कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए मैंने जानबूझकर उससे पूछा। हमारा रिश्ता ऐसा ही है। अगर इसे वैध नहीं बनाया गया तो दूसरे लोग इसके बारे में बात करेंगे। यह आपके लिए अच्छा नहीं है। थाम बोई जुएन ने उसके बारे में सोचा। आखिरकार, वह अभी भी जवान थी और उसने अभी तक कॉलेज से स्नातक नहीं किया था। टैंग डू की उम्मीदें धराशायी हो गईं। उसने गुस्सा होने का नाटक किया। तुमने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि तुम मुझे पसंद करती थी, बल्कि इसलिए कि तुम लोगों के गपशप करने से डरती थी। थाम बोई जुएन ने तुरंत समझाया, नहीं, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बारे में गपशप की जाए। टैंग डू को पता था, लेकिन उसने जानबूझकर उसे छेड़ा। टांग डू भोजन समाप्त होने तक रुकी रही और थाम बोई जुएन को घर ले जाने से पहले उसने रसोई की सफाई की। अध्याय 1313। शादी करने से पहले थाम बोई जुएन ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मर्दाना चीजें करना जानता था। भले ही उसके पास अन्य पुरुषों की तरह भावनाएं थीं, फिर भी उसने उन्हें दबाने की कोशिश की, भले ही यह बहुत मुश्किल हो। आज थाम बोई जुएन ने होटल से काम निपटा लिया और तुरंत कार्यालय लौट आए। दोपहर के समय कैफेटेरिया में भोजन करते समय एक सहकर्मी ने गलती से उन पर खाना गिरा दिया। उनके कपड़े बहुत आरामदायक थे, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। कपड़े बदलने के लिए घर वापस आया। दरवाजा खोलो और वहां टैंग डू को देखो। वह पकौड़ी बना रही है। सुअर का मांस और अजवाइन। आज कोई क्लास नहीं है।
सुबह मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल के बाद की क्लास में जाता हूँ, दोपहर को घर लौटता हूँ। अब यह उसका घर है। टैंग डू ने उसे देखा और मुस्कुराया। क्या तुम वापस आ गए? थाम बोई जुएन ने सिर हिलाया और पूछा, क्या आप आज कक्षा में नहीं जा रहे हैं? टैंग डू ने कहा, मैं सुबह एक्स्ट्रा करिकुलर स्कूल गया था। दोपहर में कोई क्लास नहीं थी इसलिए मैं घर आया। मुझे याद आया कि जो चीजें मैंने पिछली बार खरीदी थी वे अभी भी रेफ्रिजरेटर में थीं। कुछ पकौड़ी बनाने और उन्हें रखने की तैयारी की रेफ्रिजरेटर। जब तुम दूर हो तो मैं अपने लिए खाना बना सकती हूँ। बात करते समय उसने थाम बोई जुएन के कपड़ों पर तेल के दाग देखे, इसलिए वह खड़ी हो गई, अपने हाथ धोए और साफ कपड़ों का एक सेट लेने के लिए कमरे में चली गई। उसने घर की सफाई की और जानती थी कि थाम बोई जुएन के कपड़े कहाँ हैं। उसने थाम बोई जुएन को कपड़े दिए और पूछा, तुमने इसे अपने ऊपर क्यों गिरने दिया? थाम बोई जुएन ने कहा, दुर्घटनावश छलक गया। उसने अपने कपड़े उठाए और कमरे में जाने के लिए तैयार हुआ। टैंग डू ने उसकी ओर देखा। क्या तुम मुझसे इस तरह बच रहे हो? थाम बोई जुएन के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना उसने फिर कहा, अब हम कानूनी हैं। थाम बोई जुएन ने अपने होंठ भींच लिए। न केवल अपनी शर्ट बल्कि अपनी पैंट भी बदलने की जरूरत थी। ऐसा नहीं था कि वह जानबूझकर तांग डू से बच रहा था, लेकिन उसे लगा कि तांग डू को उसके शरीर को देखने देना बहुत अजीब होगा। क्या गलत? क्या आपका फिगर सुंदर नहीं है? कपड़ों की एक परत भी अच्छी लगती है। मुझे मांसपेशियां पसंद है, क्या आपको? टैंग डू ने मुस्कुराते हुए पूछा। निःसंदेह थाम बोई जुएन के पास यह है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, उतार कर दिखाओ। टैंग डू ने उसे चिढ़ाने का नाटक करते हुए उसके कपड़े खींचे। मैं उन्हें उतार दूंगा। थाम बोई जुएन ने अचानक उसकी कमर को पकड़ लिया, उसे अपनी बाहों में खींच लिया। तांग डू का शरीर उसके शरीर के करीब दब गया। उनके दोनों शरीर गर्म थे और अधिक गर्म हो रहे थे। थाम बोई जुएन ने कर्कश आवाज में कहा, तांग डू, अगर तुम ऐसे ही रहोगी तो मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा। टैंग डू ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। वह स्पष्ट रूप से ऐसा चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया और कहा, मैं तैयार हूँ। थाम बोई जुएन ने उसे कसकर गले लगाया। उसने उसके मंदिर को चूमा। तुम अभी भी जवान हो। उसने अभी तक कॉलेज से स्नातक नहीं किया है। यदि वह सावधान नहीं रही और गर्भवती हो गई तो उसकी पढ़ाई का क्या होगा? थाम बोई जुएन बहुत सोचते हैं, मुख्य रूप से तांग डू के बारे में सोचते हैं। 8221 टैंग डू ने चिल्लाते हुए कहा, जैसे उसे यह पसंद नहीं आया कि वह हमेशा उसके साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार करे। उसने फिर से जोर देकर कहा, मैं अब एक वयस्क हूँ। अब मेरे साथ हमेशा एक बच्चे की तरह व्यवहार मत करो। मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। नहीं, मैं आपकी बेटी भी नहीं हूँ। थाम बोई जुएन 8230 उन्होंने समझाया, मैं तुम्हें एक लड़की के रूप में नहीं देखता। अगर आप मेरे साथ बेटी जैसा व्यवहार करते हैं तो आप किस तरह के इंसान हैं? टैंग डू ने थाम बोई जुएन के गले में अपना हाथ डाला। क्या आप पुलिस स्टेशन नहीं जा रहे हैं? थाम बोई जुएन, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे अभी भी काम करना है, इसलिए मैं कपड़े बदलने के लिए वापस जाऊंगा। तो आप कितने बजे घर आएंगे? मुझे तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट व्यंजन बनाने दो। थाम बोई जुएन ने कुछ देर सोचा। मैं लगभग 5 बजे वापस आऊंगा। टैंग डू ने उसे जाने दिया। फिर काम पर जाओ, अपने कपड़े बदलो और उन्हें वहीं छोड़ दो ताकि मैं उन्हें धो सकूं। थाम बोई जुएन ने उसकी ओर देखा। टैंग डू मेज के पास गया और बैठ गया। आपने मुझे कपड़े बदलते हुए नहीं देखा। आपने मुझे एक किशोर लड़की की तरह शर्मीला बना दिया। थाम बोई जुएन 8230 उनके आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची। वह एक किशोर लड़की की तरह कैसी दिखती है? अध्याय 1314
तांग डू उसके शरीर को देखने की इच्छा व्यक्त करते हुए पालथी मारकर बैठ गया। थाम बोई जुएन ने अपना माथा पकड़ लिया। यह लड़की सचमुच परेशान करने वाली है। क्या आप चाहते हैं कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूं? तांग डू ने अपना सिर झुका लिया। थाम बोई जुएन 8230, आप अभी भी अंडरवियर और अंडरवियर पहने हुए हैं, तो आपको किस बात का डर है? इतनी छोटी लड़की के सामने किसी पुरुष की गरिमा खोना असंभव है। तो उसने तुरंत अपनी शर्ट उतार दी। उसका शरीर एक सफेद विलो पेड़ की तरह असली था, सभी मांसपेशियां, लेकिन उस तरह की नहीं जो उभरी हुई थी। मांसपेशियों की रूपरेखा भी थी, बहुत तेज और सटीक रेखाएं, बहुत ठोस लग रही थी। टैंग डू उसे चिढ़ाना चाहती थी, लेकिन जब उसने उसे इस तरह बिना शर्ट के देखा, तो उसका चेहरा गर्म हो गया और उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत न करते हुए अपना सिर झुका लिया। टैंग डू को इस तरह अपना सिर झुकाते हुए देखकर थाम बोई जुएन ने जल्दी से अपने कपड़े पहने और पूछा, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? टैंग डू ने बहुत शांत होने का नाटक करते हुए अपना सिर हिलाया। जाओ अपने कपड़े बदलो, मैं जाकर अपने हाथ धो लूंगा, फिर कुछ अधूरे पकौड़े लपेटूंगा। बोलना समाप्त करने के बाद वह तुरंत खड़ी हो गई और रसोई में चली गई। अपने हाथ धोने की तैयारी की, कुछ पकौड़े लपेटे और उन्हें मेज पर रख दिया। जब उसने अपने हाथ धो लिए और बाहर चली गई, थाम बोई जुएन ने पहले ही अपनी पैंट बदल ली थी। जैसे ही वह गंदे कपड़े साफ करने के लिए आगे बढ़ी, तभी अचानक दरवाजा बजा। टैंग डू दरवाजा खोलने के लिए बाहर चला गया। काली वर्दी में दो आदमी दरवाजे के सामने खड़े थे। उन्होंने तांग डू को देखा, एक दूसरे को देखा और पूछा, क्या यह उपनिदेशक जुएन का निवास है? टैंग डू ने सिर हिलाया। तुम लोग कौन हो? चूंकि उन्होंने जो वर्दी पहनी थी वह थाम पेई जुएन के समान नहीं थी, तांग डू ने सोचा कि वे थाम पेई जुएन के सहकर्मी नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो वर्दी पहनी हुई थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वे किसी सरकारी एजेंसी की हैं। हम उपनिदेशक जुएन की तलाश कर रहे हैं। बोलने के बाद उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर चले गए। थाम बोई जुएन ने अभी अभी बदले हुए गंदे कपड़े पकड़े हुए थे और उन्हें वॉशिंग मशीन में फेंक दिया था। जब उसने उन्हें देखा तो उसकी भौहें थोड़ी ऊपर उठीं। वह जानता था कि ये लोग अभियोजक के कार्यालय से थे। उनमें से एक ने एक प्रमाण पत्र और एक जांच आदेश दिया। हमें शिकायत मिली कि आप एक महिला छात्र को प्रेमी के रूप में रख रहे हैं। शायद यह अब सच है। अब कृपया जांच और स्पष्टीकरण के लिए हमें फॉलो करें। तुम लोग प्रेमी हो? टैंग डू आगे बढ़ा और थाम बोई जुएन के सामने खड़ा हो गया। क्या तुम लोगों के पास कोई सबूत है? अभियोजक के कार्यालय के एक व्यक्ति ने थाम बोई जुएन की तांग डू को स्कूल ले जाते हुए एक तस्वीर दिखाई। यह तस्वीर बहुत स्पष्ट रूप से ली गई थी। थाम बोई जुएन का चेहरा और उसका भी। यह आपके द्वारा लिया गया सबूत है। इसके अलावा हम पहले ही ले चुके हैं। जांच की गई। आप सिंघुआ विश्वविद्यालय के छात्र हैं, है ना? टैंग डू ने कहा, हाँ, यह गलत नहीं है, लेकिन इसका क्या मतलब है? ऐसा लगता है जैसे आप दोनों वास्तव में एक साथ रह रहे हैं। तुमने कहा कि तुम उसके प्रेमी नहीं थे, तो तुम यहाँ क्यों आए? आदमी ने बोलते हुए कमरे के चारों ओर देखा। उसकी नज़र मेज पर रखी आधी अधूरी पकौड़ियों पर पड़ी। क्या आप दोनों अभी भी अस्थायी रूप से जीवित हैं? बोलना समाप्त करने के बाद उन्होंने थाम बोई जुएन की ओर देखा। उनकी नज़र उनके हाथ में पकड़े हुए कपड़ों पर टिकी थी। उपनिदेशक जुएन, आपको समझना चाहिए कि लोगों की सेवा करने वाले एक सरकारी अधिकारी के रूप में आपको क्या करना चाहिए, नहीं किया जाएगा। लोगों की अच्छी तरह से सेवा करने के लिए मुझे लगता है कि आपको अभी भी याद है कि जब आप पार्टी में शामिल हुए थे तो क्या शपथ ली थी। ठीक है, थाम बोई जुएन ने कहा, मैं कभी नहीं भूलूंगा। बहुत अच्छा।
मुझे उम्मीद है कि उपनिदेशक जुएन अपनी कमियों को सुधार सकते हैं, लेकिन संबंधित दंड अभी भी भुगतना होगा। कृपया हमारे साथ आएं। उसे सजा क्यों दी गई? उसने क्या गलत किया? टैंग डू ने उन्हें घूर कर देखा। कृपया हमारे काम में बाधा न डालें। यदि आप लोगों को उनके कर्तव्यों का पालन करने से रोकते हैं, तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरे आदमी ने तांग डू को चेतावनी दी। थाम बोई जुएन ने तांग डू का हाथ पकड़ा और उसे पीछे खींच लिया। मैं तुम दोनों के साथ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। वह टैंग डू को बालकनी में ले गया, फिर गंदे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए। मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। टैंग डू ने अपना सिर हिलाया, उसकी आंखें लाल हो गईं। किस आधार पर वे आपको जांच के लिए गिरफ्तार करना चाहते हैं? मैंने कोई अपराध नहीं किया है। क्या हम दोनों का विवाह करना अपराध है? थाम बोई जुएन ने उसे गले लगाया और उसे सांत्वना देने के लिए उसकी पीठ थपथपाई। यह सिर्फ एक जांच है, घबराओ मत। अगर उन्हें कुछ नहीं मिला तो मैं ठीक हो जाऊंगा। टैंग डू ने उसे कसकर गले लगाया। नहीं, मैं नहीं चाहता। अध्याय 1315। मेरी बात सुनो। थाम बोई जुएन ने उसे जाने दिया। हालांकि तांग डू ऐसा नहीं करना चाहता था, फिर भी थाम बोई जुएन को ले जाया गया। वह तुरंत रो पड़ी। अचानक उसे याद आया, उन्होंने पहले कहा था कि किसी ने गुमनाम रूप से थाम बोई जुएन पर प्रेमी रखने का आरोप लगाया था, लेकिन उसे और थाम बोई जुएन को सोमवार को लाइसेंस प्राप्त हुआ। वे कानूनी हैं। वह तुरंत वापस स्कूल की ओर भागी। अपना एप्रन उतारना भूल गई और उसे केवल तभी याद आया जब वह बाहर गई। जिस क्षण उसे विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, वह इतनी उत्साहित थी और उसने इसे बहुत महत्व दिया कि आज सुबह जब वह अपने सहपाठियों के साथ बाहर गई तो वह अपने साथ लाया हुआ प्रमाण पत्र छात्रावास में ही भूल गई। अब वह इसे जल्द से जल्द वापस पाना चाहती है। 8221। टैंग डू वापस छात्रावास की ओर भागा। आज उसी छात्रावास में उसके कुछ सहपाठी कक्षा में नहीं गए। जब उन्होंने उसे वापस आते देखा तो उन्होंने तुरंत पूछा, तांग डू, क्या आप अंशकालिक काम कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हो? क्योंकि जब उसकी कक्षा नहीं होती तो वह अक्सर बाहर चली जाती है, और उसकी जल्दबाजी से दिखने से उन्होंने अनुमान लगाया कि वह अंशकालिक काम कर रही थी। इसलिए उन्होंने उससे यह पूछा। टैंग डू ने अपना सिर हिलाया। उसने बिस्तर के नीचे से एक सूटकेस निकाला। उसने प्रमाण पत्र और कपड़े एक जगह रख दिए। सहपाठी ने पूछा, तांग डू, तुम क्या ढूंढ रहे हो? टैंग डू ने रुककर कहा, विवाह प्रमाण पत्र। वह इस बात को अब छिपाना नहीं चाहती, नहीं तो लोग गलत समझेंगे कि उसके और थाम बोई जुएन के बीच अवैध संबंध है। सहपाठी ने सदमे में हांफते हुए कहा, क्या तुम शादीशुदा हो? अविश्वसनीय। आप अभी भी एक छात्र हैं। उसके ठीक बाद तांग डू को लाल नोटबुक मिली। उसने तुरंत उसे लिया और अपने सहपाठी की ओर देखा। क्या कोई कानून है जो कहता है कि कॉलेज के छात्र शादी नहीं कर सकते? टैंग डू ने वापस पूछा। सहपाठी ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। वास्तव में ऐसा कोई कानून नहीं था जो कहता हो कि कॉलेज के छात्र तब तक शादी नहीं कर सकते जब तक कि वे काफी बड़े न हो जाएं। आपने अभी तक स्नातक भी नहीं किया है और आपकी शादी हो चुकी है। क्या आपको नहीं लगता कि यह बहुत पिछड़ा हुआ है? टैंग डू बिना कुछ कहे तेजी से बाहर भाग गया। पीछे से एक सहपाठी चिल्लाया, हमें किसी दिन जश्न मनाने के लिए आमंत्रित करें। टैंग डू दौड़ा और एक शब्द कहने के लिए पीछे मुड़ा। स्कूल का गेट छोड़कर वह अचानक असमंजस में पड़ गई कि उसे कहाँ जाना चाहिए। उसे सब कुछ स्पष्ट करने के लिए किसे ढूंढना चाहिए। अब इस बात के सबूत है कि उसके और थाम बोई जुएन के बीच कोई अवैध संबंध नहीं है। वे कानूनी हैं, लेकिन उसे समझाने के लिए किसे ढूंढना चाहिए?
वह सड़क के किनारे खड़ी हो गई और खुद को शांत 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 होकर कोई समाधान सोचने को कहा। वह खुद को सम्मोहित करती रही। अचानक उसके मन में एक विचार कौंधा कि ट्राम एक वकील है, वह अवश्य ही सब कुछ समझ जाएगी। वह तुरंत ट्राम को खोजने के लिए कार ले गई। पिछले कुछ दिनों से ट्राम की भावना बहुत अच्छी नहीं रही है, क्योंकि उसकी दादी के मामले अभी तक सुलझ नहीं पाए हैं। वकील के कार्यालय का दरवाजा छोड़ने के बाद वह कार के सामने चला गया। जैसे ही उसने अस्पताल जाने की तैयारी के लिए कार का दरवाजा खोला, तांग डू फिर से आया। वह टू ट्राम के लिए चिल्लाई। ट्राम के मुड़ने के लिए तांग डू ने ड्राइवर को भुगतान किया और भाग गया। तुम यहाँ क्यों हो? ट्राम बहुत आश्चर्यचकित लग रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसकी तलाश में आएगी। क्या थाम बोई जुएन के साथ कोई समस्या है? मेरी तलाश में आना बेकार है, मैं अकेले काफी व्यस्त हूँ। टैंग डू ने अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, उसके साथ कुछ हुआ है। उसकी सूचना एक अज्ञात व्यक्ति ने दी थी। आज दोपहर 2 लोग उसे जांच के लिए ले जाने के लिए उसके घर आए थे। दूसरों द्वारा निंदा की जा रही है। ट्राम की आंखें चौड़ी हो गईं। तांग डू ने सिर हिलाया। अध्याय 1316। उसकी रिपोर्ट करने का क्या मतलब है? ट्राम से पूछा। उस पर रखेल रखने का आरोप लगाओ। टैंग डू चिंतित था और उसे अब कोई परवाह नहीं थी। वह बस जल्दी से थाम बोई जुएन को बचाना चाहता था। ट्राम के लिए 8230, सिर्फ आप पर भरोसा? उसने पूछा। टैंग डू ने सिर हिलाया। फिर ट्राम को विवाह प्रमाण पत्र दिखाया। लेकिन हमें वैध कर दिया गया है। मुझे स्पष्ट रूप से समझाने के लिए किस विभाग में जाने की आवश्यकता है? थाम बोई जुएन की निंदा किए जाने के बारे में बात करते हुए टू ट्राम पहले से ही बहुत आश्चर्यचकित था। अब जब उसने थाम तांग डू के हाथ में विवाह प्रमाण पत्र देखा तो वह और भी अधिक चौंक गया। थाम बोई जुएन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या उसके पास पहले से ही तांग डू के साथ विवाह प्रमाण पत्र था? क्या आप अब भी उसे भाई मानते हैं? उसे एक शब्द भी बताने की जहमत नहीं उठाते? मुझे बताओ, मुझे स्थिति समझाने के लिए कहा जाना चाहिए। टैंग डू चिंता से जूझ रहा था। ट्राम ने अपना मुंह बंद कर लिया। कार में बैठो, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। टैंग डू ने दरवाजा खोला और कार में चढ़ गया। ट्राम भी ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट करते हुए पूछा, आप दोनों को अपना विवाह प्रमाण पत्र कब मिला? तांग डू ने कहा, सोमवार। ट्राम ने ठंडे स्वर में कहा, तुम दोनों ने वास्तव में मुझे बताने की जहमत भी नहीं उठाई। टैंग डू ने तुरंत समझाया, ऐसा नहीं है। हमारा इरादा इसे छुपाने का नहीं था। हमें हर किसी को बताने का सही मौका नहीं मिला। ट्राम ने कहा, चिंता मत करो, तुम दोनों कानूनी हो। बोई जुएन को कुछ नहीं होगा। तांग डू ने सिर हिलाया। लेकिन मैं अभी भी अपने दिल में चिंता को रोक नहीं सका। हमेशा लगा कि उनके साथ उनके संबंधों के कारण ही थाम बोई जुएन की जांच की गई थी, और पिछली बार भी ये उन्हीं की वजह से हुआ था। अपने दिल में उसे थाम बोई जुएन के लिए खेद महसूस हुआ। लगभग आधे घंटे बाद टू ट्राम की कार अभियोजक के कार्यालय भवन के सामने रुकी। टू ट्राम कार से बाहर निकली। तांग डू भी उसके पीछे हो लिया। मेरे पीछे आओ, ट्राम से कहा। टैंग डू ने सिर हिलाया और तेजी से उसके पीछे चला गया। इस समय थाम बोई जुएन पूछताछ कक्ष में बैठे थे। अभियोजक के कार्यालय के प्रमुख के हाथ में थाम बोई जुएन द्वारा दिया गया विवाह प्रमाण पत्र था। थोड़ा नाटकीय लगता है। विवाह प्रमाण पत्र पर तारीख आज से केवल 3 दिन पहले थी, लेकिन जिस दिन उनकी निंदा की गई वह भी सोमवार ही था। उसने विवाह प्रमाण पत्र नीचे रख दिया और पूछा, क्या तुमने किसी को नाराज किया है? यदि नहीं, तो कोई गुमनाम रूप से इसकी रिपोर्ट क्यों करेगा? थाम बोई जुएन ने कहा, नहीं,
लेकिन उसके दिल में एक अनुमान था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वह बकवास नहीं करेगा। टोंग ना हिना वह पहला व्यक्ति था जिस पर उसे संदेह हुआ। इस औरत का दिल बहुत गहरा है और ये बहुत अधर्मी भी है। कार्यालय निदेशक हंसे। ऐसा लगता है जैसे यह सिर्फ एक गलतफहमी है, लेकिन एक पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में हमें इन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। मुझे आशा है कि आप समझेंगे, थाम बोई जुएन ने कहा। मैं समझता हूँ। यह ठीक है। क्या मैं अब जा सकता हूँ? कार्यालय निदेशक बस इतना कहना चाहता था। आखिरकार विवाह प्रमाण पत्र को नकली नहीं होने के लिए सत्यापित किया गया था, इसलिए उसके लिए रखेल रखना ठीक नहीं है। इस समय कोई अंदर आया और उसके कान में कहा, बाहर कोई है जो तुम्हें देखना चाहता है और थाम बोई जुएन के बारे में भी जानता है। ओह, कार्यालय प्रबंधक ने कहा, तो उन्हें अंदर आने दो। दूसरे व्यक्ति ने सिर हिलाया और उस व्यक्ति को अंदर ले जाने के लिए चला गया। कुछ देर बाद उस व्यक्ति को वहां ले जाया गया। 8221 अध्याय 1317। तांग डू चिंतित थी। वह अंदर गई और उसने थाम बोई जुएन को अपने बगल में बैठे विभाग प्रमुख की ओर देखा। जाहिर तौर पर वह व्यक्ति थाम बोई जुएन से पूछताछ कर रहा था। उसने इधर उधर की बातें नहीं की और सीधे पूछा, क्या ऐसा कोई कानून है जो कहता है कि कॉलेज के छात्र शादी नहीं कर सकते? विभागाध्यक्ष, नहीं। क्या ऐसा कोई कानून है जो कहता है कि दो लोगों की उम्र में बड़ा अंतर होने पर वे शादी नहीं कर सकते? पास नहीं है। तांग डू ने फिर पूछा, क्या ऐसा कोई कानून है जो कहता है कि सरकारी अधिकारी छात्रों से शादी नहीं कर सकते? विभागाध्यक्ष, जब तक दो लोग बालिग हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनके माता पिता के अलावा किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। टैंग डू ने विवाह प्रमाण पत्र निकाला और विभाग प्रमुख के सामने लाया। क्या मेरे और थाम बोई जुएन के लिए शादी करना अवैध है? विभागाध्यक्ष, तांग डू। थाम बोई जुएन ने आगे बढ़कर उसका हाथ खींचा। उत्साहित मत हो। मैं कैसे उत्साहित नहीं हो सकता? लोग तुम्हें गिरफ्तार क्यों करना चाहते हैं? आप इतनी मेहनत और लगन से काम करते हैं, फिर किस आधार पर वे आपको बदनाम करते हैं? तांग डू को स्पष्ट रूप से याद था कि जब वे उसे ले गए थे तो उन लोगों ने कुछ बहुत अप्रिय बातें कही थी। अगर वह और मैं शादी कर लेते हैं तो क्या हमारी कार्यशैली में कोई समस्या है? क्या उसे शादी करने का अधिकार नहीं है? तांग डू ने प्रत्येक वाक्य और प्रत्येक शब्द स्पष्ट रूप से बोला। विभाग के प्रमुख हंसे। मुझे वास्तव में खेद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने पूरी तरह से जांच नहीं की है। दरअसल हमने डिप्टी जुएन को सिर्फ सवाल पूछने के लिए यहाँ बुलाया था और डिप्टी डायरेक्टर ने पहले ही सब कुछ स्पष्ट रूप से बता दिया है। विभाग प्रमुख ने विवाह प्रमाण पत्र दिखाया जो थाम बोई जुएन ने तांग डू को सौंपा था। देखो, हम पहले से ही जानते हैं। आप दोनों कानूनी रूप से विवाहित हैं। उसे अपने व्यवहार से कोई समस्या नहीं है। टैंग डू ने प्रबंधक के हाथ में विवाह प्रमाण पत्र को देखा और फिर थाम बोई जुएन की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसका चेहरा अचानक लाल हो गया। पता चला कि उसने पहले ही सब कुछ समझा दिया था। तुम अभी भी इतनी देर से यहीं खड़े बातें कर रहे हो? अचानक उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। थाम बोई जुएन ने प्रबंधक के हाथ से विवाह प्रमाण पत्र लिया और तांग डू को दिया। कृपया मेरा भी ले लो। तांग डू ने अपना सिर झुका लिया। मैनेजर मुस्कुराया। बहुत आकर्षक। अपने पति की रक्षा के लिए खड़ा होना बिल्कुल भी शर्मनाक नहीं है, लेकिन बहुत गौरवशाली है। थाम बोई जुएन ने तांग डू को गले लगाया। उसे ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं हुआ है, इसलिए वह डरी हुई है। मुझे लगता है कि यह लड़की बहुत बहादुर है, मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने बहुत जल्दबाजी की क्योंकि मुझे लगा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उसे फंसाया था। मैनेजर मुस्कुराया और बोला, ठीक है।
फिर वह थाम बोई जुएन के पास पहुंचा। जब भी आप जश्न मनाने के लिए शराब पिएं, तो आपको मुझे फोन करना होगा। थाम बोई जुएन ने स्वीकार कर लिया। कुछ बातें करने के बाद दोनों परीक्षा कक्ष से बाहर चले गए। थाम बोई जुएन और तांग डू के हाथ एक साथ जुड़े हुए थे। उसने कहा, मुझे मौत से डर लग रहा है। थाम बोई जुएन ने उसे सांत्वना दी। यह ठीक है, उसे उम्मीद नहीं थी कि टैंग डू इतनी जल्दी आ जाएगा। वह समझ गया कि वह उसके बारे में बहुत चिंतित थी। उसकी ओर देखती हुई उसकी आंखें भी बहुत कोमल थीं। ट्राम ने जब उन दोनों की ओर देखा, तो वह खर्राटे लेकर कार के सामने चला गया। क्या तुम दोनों अब भी मेरी कार में बैठोगे? थाम बोई जुएन ने निश्चित रूप से उत्तर दिया। लोग उसे यहाँ ले आए। वह गाड़ी नहीं चलाता था, इसलिए निश्चित रूप से उसे टू ट्राम की कार घर ले जानी पड़ी। थम बोई जुएन, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने हम सभी को अंधा कर दिया और तांग डू से झूठ बोला, है ना? टैंग डू ने अपने होंठ भींचे और मुस्कुराया, मैंने उसे धोखा दिया। अध्याय 1318। ट्राम ने अपना मुंह बंद कर लिया। अब आप अपना बचाव कर सकते हैं। पुरुष आपको खुश नहीं कर सकते। यदि आप इसी तरह खराब होते रहेंगे, तो भविष्य में पीड़ित होने वाले व्यक्ति आप ही होंगे। अगर मैं उसे बिगाड़ दूं तो कोई बात नहीं। अगर बाद में मुझे तकलीफ हुई तो मैं इसे सहन कर लूंगा। वह वास्तव में थाम बोई जुएन को पसंद करती है। आपके साथ अच्छा व्यवहार करना पसंद करता है। थाम बोई जुएन ने मन में सोचा, हमें अलग करने की कोशिश मत करो। मेरी लव लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं। जब मैं किसी और को प्यार में देखता हूं तो मुझे जलन क्यों होती है? लोग कहते हैं कि जब महिलाएं प्यार में पड़ती हैं, तो उनका आईक्यू 0 हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि यह बयान बिल्कुल भी गलत है। ट्राम के लिए कार शुरू की। टैंग डू मुस्कुराया, मैं प्यार में नहीं हूँ, मैं शादीशुदा हूँ। ट्राम के लिए, तुम दोनों अभी कार से बाहर निकलो, तुम बहुत अप्रिय हो। टैम को ऐसा लगा जैसे वह सबसे अधिक दुखी था। उसे स्पष्ट रूप से थाम बोई जुएन से पहले अपना सच्चा प्यार मिल गया था। आखिर आप सबसे दुखी व्यक्ति क्यों हैं? आपने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया था कि इस जन्म में इतने दुखी हो? टैंग डू और थाम बोई जुएन दोनों स्पष्ट रूप से जानते थे कि टू ट्राम क्या सोच रहा था। वे दोनों बिना किसी अपॉइंटमेंट के हंस पड़े। क्या तुम दोनों अभी भी हंस रहे हो? अगर तुम दोबारा हंसे, तो मैं तुम दोनों को कार से बाहर फेंक दूंगा। ट्राम ने उग्र होने का नाटक किया। थाम बोई जुएन ने टू ट्राम की ओर देखा। दूसरों से ईर्ष्या करने से आपको नुकसान होगा। ट्राम ने एक खर्राटे लेते हुए कहा, उसके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं है। इस स्तर पर अभी भी इतना गर्म पानी और आग थी। तो फिर कैसी लंबी उम्र? जल्दी न मरना पहले से ही बहुत भाग्यशाली है। तुम भी बहुत बेवकूफ हो। पहले तो लोगों को सच मत बताओ। तान ना से शादी करने और फिर एक बच्चा गोद लेने तक प्रतीक्षा करें। क्या यह बेहतर नहीं होगा? थाम बोई जुएन ने कहा। यह इतना आसान कैसे हो सकता है? ट्राम ने भी इस तरह से सोचा है। मैं अपनी दादी को सबसे अच्छी तरह समझता हूँ। वह केवल परपोते पोतियों की परवाह करती है। इसके बारे में सोचो, अगर मैं और तान नहा एक साथ हो जाते, तो उसे हर दिन मेरी दादी की डांट सुननी पड़ती। टैन नहा की स्वास्थ्य स्थिति पहले से ही ऐसी है। क्या वह अब भी मेरी दादी की डांट बर्दाश्त कर सकती है? थाम बोई जुएन का मानना है कि यह सही है। टैन नहा के लिए यह कितना असहज है कि वह बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है और फिर भी हर दादी और डॉक्टर उसे जन्म देने का आग्रह कर रहे हैं। लेकिन अब जब सब कुछ ऐसे ही साफ साफ कह दिया गया है, तो क्या तुम्हारी दादी अभी भी उदास नहीं है? थाम बोई जुएन ने पूछा। ट्राम से कहा, अगर मैं नरम नहीं हो सकता, तो मैं तुम्हारे साथ कड़ी मेहनत करूंगा। थाम बोई जुएन ने पूछा, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? क्या आप अपनी दादी के पास पहुंच सकते हैं?
ट्राम से कहा, मैं अपनी जान को खतरा बताऊंगा। मैं देखूंगा कि क्या वह मुझे सख्त बना सकती है। थाम बोई जुएन ने सराहना करते हुए कहा, आप वास्तव में कठोर हैं। ट्राम ने रियरव्यू मिरर के माध्यम से थाम बोई जुएन को देखा, बाहर निकलो, इतना परेशान होना बंद करो। आपको लगता है कि सुना? थाम बोई जुएन हंसे। 8221 8220। क्या आप सोचते हैं कि मैं बेवकूफ हूँ? ट्राम मुख्य विषय पर लौट आई। क्या कान्हाओ और उसकी भाभी को पता है? थाम बोई जुएन ने कहा, कहने का कोई मौका नहीं है। अब लैम टू लैप अस्पताल में है, इसलिए वह काम पर नहीं आता। मैं आज फ्री हूँ, चलो साथ में अस्पताल चलेंगे उससे मिलने। ट्राम ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। थाम बोई जुएन ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, चलो शाम को एक साथ चलते हैं। मुझे कुछ और चीजों से निपटने के लिए ब्यूरो वापस जाना होगा। ट्राम से कहा, ठीक है, चलो शाम को साथ चलते हैं। थाम बोई जुएन 8216 हाँ 8217। 1 घंटे बाद जिस सड़क पर वे जा रहे थे वह थाम बोई जुएन के निवास के करीब थी, इसलिए वे पहले तांग डू को अपने निवास पर वापस ले गए और फिर ब्यूरो लौट आए। विभाग को लौटें। थाम बोई जुएन कार से बाहर निकले। आज का दिन कठिन रहा है। ट्राम उस पर ध्यान देने में बहुत आलसी थी। मुझसे बकवास करना बंद करो, मैं तुम्हें अभी कार में बंद कर दूंगी। थाम बोई जुएन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आदमी इस तरह अच्छा या बुरा कैसे नहीं जानता। अध्याय 1319। तुम्हें भी मुझसे कठोरता से बोलना बंद कर देना चाहिए। ट्राम के लिए उसने अपना सिर कार की खिड़की से बाहर निकाला और थाम बोई जुएन की ओर इशारा किया, तुम यहाँ आओ। थाम बोई जुएन ने पूछा, किस लिए? अगर मैं तुम्हें यहाँ आने के लिए कहूँ तो यहाँ आ जाओ, अपने शब्द क्यों बर्बाद करो। थाम बोई जुएन 8230। यह व्यक्ति 8230। थाम बोई जुएन को उससे कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए वह नाराज नहीं था। उसने पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? ट्राम ने उसे आप यह सब जानते हैं वाली नजर से देखा। थाम बोई जुएन को नहीं पता था कि क्या करना है। उन्हें ट्राम का मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आया, इसलिए उन्होंने पूछा, क्या आप बात कर रहे हैं या नहीं? यदि नहीं तो मैं चला जाऊंगा। ट्राम के हल्के से खांसने पर यह व्यक्ति 8230 वह थाम बोई जुएन के करीब झुका और धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम दोनों ने अभी तक शादी कर ली है? थाम बोई जुएन 8230 दूर जाओ। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, थाम बोई जुएन मुड़े और चले गए। थाम बोई जुएन की प्रतिक्रिया देखकर ट्राम हंसी, क्या तुम अभी भी कुंवारी नहीं हो? थाम बोई जुएन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। ट्राम को समझ नहीं आया कि उसका मूड अच्छा क्यों था। वह समझ नहीं पा रहा था कि थाम बोई जुएन जैसा कोई क्यों था। हाँ 8230। जब थाम बोई जुएन ब्यूरो लौटे तो किसी ने उनसे पूछा कि क्या वह ठीक है। अभियोजक के कार्यालय के लोग थाम बोई जुएन को खोजने आए। उन्होंने कहा कि थाम बोई जुएन घर लौट आए थे, इसलिए अभियोजक के कार्यालय के लोग उन्हें ढूंढने के लिए थाम बोई जुएन के घर गए। अभियोजक के कार्यालय के किसी व्यक्ति द्वारा तलाशी लिए जाने का आम तौर पर यह मतलब नहीं है कि कुछ भी अच्छा घटित हुआ है। सभी को उसमें दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने पूछा। थाम बोई जुएन ने कहा कि कुछ भी गलत नहीं है। बोलने के बाद वह तुरंत कार्यालय की ओर चला गया। टोंग ना हिन टोंग कुक के कार्यालय से बाहर आया और बस उसे देखने का मौका मिला। यह थोड़ा अप्रत्याशित लग रहा था कि वह इतनी जल्दी क्यों लौट सका। थाम बोई जुएन ने अपना सिर घुमाया और देखा कि वह उससे कुछ ही दूरी पर खड़ी है। उसके चेहरे पर भाव बहुत क्रूर थे। क्या तुमने मेरे पिता को मेरे बारे में बताया है? अब उसे यहाँ रहना होगा क्योंकि उसे टोंग ब्यूरो द्वारा बुलाया गया था। टोंग कुक को अभियोजक के कार्यालय के आगमन के बारे में भी पता था।
कुछ दिन पहले टोंग कुक ने गलती से अपनी बेटी के फोन पर थाम बोई जुयेन और टैंग डू की तस्वीर देखी। थाम बोई जुयेन को खोजने के लिए ब्यूरो के प्रेषण के लिए टोंग ब्यूरो ने अभियोजक के कार्यालय के लोगों से पूछा कि वे थाम बोई जुयेन की तलाश क्यों कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी ने गुमनाम रूप से बताया कि थाम बोई जुयेन की जीवन शैली में समस्याएं थी। आरोप लगाने वाला पलक झपकते ही टोंग कुक सब कुछ समझ गया, इसलिए उसने अपनी बेटी को यहाँ बुलाया। मूल रूप से यह निर्धारित करना चाहते थे कि क्या उनकी बेटी आरोप लगाने वाली थी। नतीजा यह हुआ कि वह अपना मुंह बंद नहीं रख सकी और खुद को तलाक का असली कारण बताया। टोंग कुक लगभग कोमा की स्थिति तक गुस्से में था। टोंग ना हिन्ह ने गलती से कुछ कहा, लेकिन उसने सोचा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि थाम बोई जुयेन ने टोंग कुक को बताने का अपना वादा नहीं निभाया। थाम बोई जुयेन ने तिरस्कार किया, मैंने इसके बारे में पहले कभी बात नहीं की। आप झूठ बोलते हैं। जाहिर है तुमने यह कहा, नहीं तो तुम्हारे पिता को कैसे पता चलता। टोंग ना हिन्ह का चेहरा भयंकर था। टोंग बोई जुयेन की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी। उन्होंने कहा, आपको अपने व्यवसाय को समझना होगा। टोंग क्यूक को क्यों पता था? मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि कागज आग नहीं लपेट सकता। मैं टोंग ना हिना इतनी गुस्से में थी कि वह बोल नहीं सकती थी, लेकिन केवल उसे घूर कर देख सकती थी। अगर आंखें मार सकती थी, तो वह निश्चित रूप से थाम बोई जुयेन को हजारों बार मार चुकी होती। अचानक वह ठंडी हंसी और बोली, ऐसा मत करो कि तुम एक सज्जन व्यक्ति हो। क्या तुम इस दुनिया के अधिकांश पुरुषों की तरह नहीं हो? कैसे? कॉलेज के छात्रों का स्वाद स्वादिष्ट होता है ना? अध्याय 1320। जितना अधिक टोंग ना हिन बोलता था, सुनना उतना ही कठिन होता था। थाम बोई जुयेन का चेहरा पूरी तरह से ठंडा हो गया। उन्होंने कहा, कृपया मेरे लिए दयालुता से बोलें। टोंग ना हिन मुस्कुराई। उसने अपना चेहरा उठाया और कहा, आप अच्छे नहीं हैं। मैं आपके साथ क्या कर सकता हूँ? लोग जिस प्रकार के व्यक्ति से सबसे अधिक डरते हैं, वह उसके जैसा व्यक्ति है, जो कुछ भी नहीं चाहता है, किसी चीज की परवाह नहीं करता है। वह उस प्रकार का व्यक्ति है जिसका खोल छिला हुआ है और फिर भी छिला हुआ है। ऐसे लोगों से नैतिकता की बात करना नामुमकिन है। थाम बोई जुयेन ने धक्का देकर कार्यालय का दरवाजा खोला। जैसे ही वह कमरे में प्रवेश करने वाला था, टोंग ना हिन्ह ने दौड़कर अपना हाथ पीछे खींच लिया। थाम बोई जुयेन ने खुद को उससे दूर करते हुए एक कदम पीछे ले लिया, जैसे वह कैसी गंदी वस्तु है। थाम बोई जुयेन ने अपने तिरस्कार को छिपाने की बिल्कुल भी जहमत नहीं उठाई और पूछा, आप क्या करना चाहते हैं? थाम बोई जुयेन, यह मैं ही हूँ जिसने जो कहा वह कहा और उस पर अमल नहीं किया। यदि आप शांति से नहीं रह सकते, तो मैं भी शांति से नहीं रह सकता। यह आप ही थे जिन्होंने मुझ पर आरोप लगाया था। उसने अभी अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि थाम बोई जुयेन ने उसे टोक दिया। सभी मनुष्यों की अपनी अंतिम सीमा होती है। यदि आप कभी ऐसा दोबारा करें, तो तुमने क्या किया? क्या तुमने मुझे मारा? टोंग ना हिन को यकीन था कि उसने हमला करने की हिम्मत नहीं की है, इसलिए वह जानबूझकर उसके सामने झुक गई। मैं तुम्हें एक कोशिश दूंगी। ना हिना, मुझे नहीं पता कि टोंग कुक कब दो लोगों के पास गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अगर वह पहले कोमा में नहीं था और उसका प्रतिरोध अच्छा था, तो इस बार उसकी बेटी के खो जाने के कारण वह कोमा में चला गया होता। कृपया तुरंत यहाँ से चले जाएं। पिताजी, टोंग क्यूक सख्त थी। उसके पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं छोड़ रही थी। टोंग ना हिन आश्वस्त नहीं थी। उसे लगा कि वह नुकसान में है। यह थाम बोई जुयेन था जिसने उसे धोखा दिया था। लेकिन वह, क्या आप पिताजी को इतना परेशान करना चाहते हैं? टोंग कुक ने उसकी छाती को गले लगाया और जोर से सांस ली। टोंग ना हिन्ह ने अपने होंठ काटे और पैर पटका।
वह फुफकारने लगी और तेजी से बाहर निकलने से पहले जानबूझकर थाम बोई जुएन से टकरा गई। टोंग कुक शांत खड़ा रहा और एक पल के लिए अपनी सांसें शांत करते हुए बोला, बोई जुएन, मेरे पीछे आओ। थाम बोई जुएन और टोंग कुक ने प्रवेश किया। टोंग ब्यूरो के कार्यालय में प्रवेश करें। टोंग कुक ने कहा, दरवाजा बंद करो। थाम बोई जुएन ने दरवाजा बंद कर दिया। वह पीछे मुड़ा और देखा कि टोंग कुक अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर खिड़की के सामने खड़ा था। इस बीमारी ने उसे बहुत बीमार कर दिया था। टोंग ब्यूरो, आपको कब पता चला कि उसने अपने कारणों से तलाक ले लिया है? 8221। टोंग कुक की आवाज बहुत कर्कश हो गई। मुझे भी गलती से इसका पता चला। मुझे अभी हाल ही में पता चला। थाम बोई जुएन ने भी कुछ व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। वह टोंग ब्यूरो को यह भी नहीं बता सका कि टोंग ट्रियन बाख जांच कर रहा था, है ना? टोंग क्यूक ने भारी सांस छोड़ते हुए कहा, मैंने यह जीवन एक असफलता के रूप में जिया है। अगर आपकी बेटी है भी तो आप उसे ठीक से पढ़ा नहीं सकते। यहाँ तक कि जब आप सेवानिवृत्ति की उम्र तक पहुँच जाते हैं, तब भी आप अपने बॉस के सामने मुंह नहीं मोड़ सकते। थाम बोई जुएन ने एक शब्द भी नहीं कहा। कहने को शब्द नहीं है। टोंग ना हिना अपनी माँ की तरह ही व्यक्ति हैं। जो कोई भी इस माँ और बेटी को छूता है वह शांति से नहीं रह सकता। टोंग कुक जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दें। अगर तुम्हें पहले से पता था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? टोंग कुक ने घूमकर उसकी ओर देखा। थाम बोई जुएन ने कहा, मुझे पता है कि आप अपनी गरिमा की परवाह करते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप इस मामले पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करें। हाँ। टोंग कुक अपनी सीट पर वापस चला गया और बैठ गया। उसने कहा, क्या मेरे पास अभी भी आपके सामने कोई चेहरा है?